ये लड़का पूरे ब्रह्मांड का सबसे कमजोर लड़का था, पर मरने के बाद वो दूसरी दुनिया में चला जाता है, जहाँ पर वो खुद एक शैडो गॉड बन जाता है, जो अपने सिर्फ एक इशारे से पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। उसे मारने के लिए दुनिया भर के धुरंधर आते हैं, पर वो अपनी ही मौत को चकमा दे देता है। उसे बचपन से लगता था कि वो छोटे मोटे गुंडों से तो लड़ सकता है, पर अगर उसके ऊपर एटॉमिक बम गिर गया तो वो कुछ नहीं कर सकता। पर इस दुनिया में वो खुद चलता फिरता न्यूक्लियर वेपन बन जाता है। वो पर्दे के पीछे रहकर पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, पर फिर भी किसी की नजर में नहीं आता। ये एक लड़का है कागेनो, जो कि स्कूल में एकदम नल्ला निठल्ला और नाकारा है। स्कूल में सारे लोग इसे ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे स्कूल में मेरी क्रश मुझे इग्नोर करती है। ये स्कूल में एकदम बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह रहता है, ना ही इसका कोई दोस्त है और ना ही ये किसी से बात करता है। ये बिल्कुल ही अकेला रहता है और ये अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। यहाँ क्लास में एक लड़की है निशिनो, जो एक बहुत फेमस हीरोइन है। क्लास के सारे लोग उसे पसंद करते हैं। निशिनो सिर्फ क्लास में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। वो भले ही बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखती हो, पर अंदर से वो बिल्कुल ही टूट गई है, क्योंकि बचपन में वो किडनैप हो गई थी और तब से लेके आज तक वो डिप्रेशन में है। बाहर से वो जितनी परफेक्ट दिखती है उतनी ही वो अंदर से टूटी हुई है। निशिनो इतनी परफेक्ट होने के बावजूद भी कागेनो उसे घंटा भी भाव नहीं देता था। कागेनो पिछले कई महीनों से उसके पास बैठता है, पर फिर भी उसे निशिनो का नाम तक याद नहीं है। वो निशिनो को अजीबोगरीब नाम से बुलाता है, जिससे निशिनो परेशान होती है, क्योंकि क्लास में सिर्फ ये एक ही लड़का ऐसा है जो उससे दूरी बनाकर रखता है। अब रात को निशिनो अपने ड्राइवर को फोन लगाती है, पर उसके ड्राइवर को कुछ गुंडों ने जान से मार दिया था। यहाँ निशिनो जिंदगी में पहली बार चल के घर जा रही थी, लेकिन गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। वो छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर कुछ काम नहीं आता। गुंडे उसे एक सुनसान सी हवेली में ले आते हैं, जहाँ पे चारों तरफ अंधेरा था। इन गुंडों ने निशिनो को इसलिए पकड़ा था ताकि वो उसके घर वालों से पैसे मांग सके, पर उनमें से एक आदमी का दिमाग सटिया जाता है और वो उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। निशिनो को अपना बचपन याद आता है, जहाँ पे वो किडनैप हो गई थी, पर उस वक्त उसको बचाने के लिए कोई भी नहीं आया था। पिछली बार की तरह अब भी निशिनो के साथ वही हो रहा था। अब निशिनो हार मान के रोने लगती है, लेकिन तभी छत तोड़ के एक लड़का नीचे उतरता है, और ये लड़का और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर कागेनो है। ये वही लड़का है जिसको हमने कुछ देर पहले देखा था। अब कागेनो एक गैंग मेंबर को अपनी ब्लेड से घायल करके नीचे पटक देता है, पर उनमें से एक गैंग मेंबर नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं था। वो अमेरिकन मिलिट्री का कैप्टन रह चुका था। पहले तो वो मिलिट्री कमांडर कागेनो पे बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि मिलिट्री में होने की वजह से उसके पास कई सालों का लड़ने का एक्सपीरियंस है। वो हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत गंदी तरीके से मारता है, पर आखिर में हमारा मेन कैरेक्टर कागेनो अपना क्रोबार निकालता है और उस गैंग मेंबर को बहुत गंदी तरीके से मार मार कर घायल कर देता है। इसके बाद वो उन सारे गैंग मेंबर्स को बांध कर निकल लेता है। कुछ देर बाद पुलिस और निशिनो के पेरेंट्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। निशिनो के पेरेंट्स बहुत पावरफुल थे, इसीलिए वो इस बात को यहीं पर दबा देते हैं। अगले दिन निशिनो स्कूल जाती है, जहां वो कागेनो से मिलती है। कागेनो इस बार उसका नाम सही से बोलता है, जिससे वो समझ जाती है कि रात को कागेनो ही था जिसने उसे बचाया था। अब कागेनो का पास्ट दिखाया जाता है, जहां पे वो बचपन में दूसरों की ही तरह सुपर हीरो बनना चाहता था। बड़े होते होते उसने कराटे, ब्राजीलियन जुजुत्सु, मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग और टाइकोंडो जैसी दुनिया भर की चीजें सीख ली थी। इतनी सारी चीजें सीखने के बावजूद भी आखिर में ये है तो एक इंसान ही। वो इन चीजों से ज्यादा 5-10 लोगों को ही हरा सकता है, पर अगर एक पूरी आर्मी उसको मारने आ गई या फिर दुनिया के ऊपर पूरा का पूरा एटॉमिक बम गिर गया, तो वो इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। और यही सोचते हुए वो पूरा पागल हो जाता है। वो अपना सर एक पत्थर में ठोक देता है और पागलों की तरह भागने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने ट्रक आकर उसको कुचल देता है। ट्रक के कुचले जाने से वो वहीं पर ही मारा जाता है। मेन कैरेक्टर खत्म, वीडियो खत्म, अब भागो यहाँ से। पर नहीं, वो दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म ले लेता है, जहाँ पर उसने बुराई को खत्म करने के लिए अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई होती है, जिसमें कागेनो ने दुनिया भर की लड़कियों को रखा होता है, जिनके पास मैजिकल पावर होती है। वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो पूरी दुनिया पर नजर रखती है। दुनिया में कोई बुराई पैदा भी होती है तो ये ऑर्गेनाइजेशन उसको वहीं पर ही ठोक डालती है। हमारे कागेनो के पास यहाँ डार्क मैजिक की पावर है। कागेनो इस दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान होता है। वो किसी की भी नजर में नहीं आता, पर बैकग्राउंड में वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। अब कागेनो पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने की कसम खाता है और वो अपनी टीम के साथ निकल पड़ता है दुश्मनों को अपनी औकात दिखाने।
करने। कागेनो मन में सोचता है कि मुझे कोई हीरो नहीं बनना, मुझे एक ऐसा अनस्टॉपेबल इंसान बनना है जो पर्दे के पीछे से पूरी दुनिया को कंट्रोल करे। मुझे बनना है एम्प्टीनेस इन शैडो। अब कुछ साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर कागेनो ने इस दुनिया पे पुनर्जन्म लिया था और उसकी एक बड़ी बहन भी थी। इस वक्त वो महसूस करता है कि इस दुनिया में तो मैजिक पावर भी एग्जिस्ट करती है। इसके बाद वो अपनी बड़ी बहन के साथ ही बड़ा होता है जहाँ उसकी बहन उससे बहुत ज्यादा पावरफुल थी, पर असलियत में कागेनो के पास इतनी ज्यादा मैजिक पावर थी कि वो चाहे तो वो अपनी बड़ी बहन को चुटकियों में हरा दे, पर वो लोगों को ऐसा दिखाता था कि वो बैकग्राउंड कैरेक्टर है। वो खुद को कमजोर दिखाता था बस इसीलिए क्योंकि वो लोगों को ऐसा महसूस करवाना चाहता था कि वो मेन कैरेक्टर नहीं बल्कि साइड कैरेक्टर है। लेकिन रात होते ही वो शैडो बन जाता है। हर रात वो बुरे लोगों को ढूंढता है और उन्हें धोबी घाट के कुत्तों की तरह मारता है और आखिरी वाले को तो वो बीच में से ही फाड़ देता है। बाद में वो ऐसे ही घूम रहा था, तभी उसको एक अजीब सा मॉन्स्टर मिलता है जिसे वो अपने घर ले आता है और कई दिनों तक उस पे अपना डार्क मैजिक इस्तेमाल करता है। कुछ दिनों बाद आखिरकार उस मॉन्स्टर पे लगा हुआ श्राप टूट जाता है और उस मॉन्स्टर के अंदर सील की गई हुई एल्फ प्रजाति की लड़की बाहर निकलती है। अगर मरने के बाद ऐसा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिलता है तो मैं बोतल के ढक्कन में 2 बूंद पानी डालकर उसमें नाक डुबा के अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हूँ। अब कागेनो वहाँ खड़ा हो जाता है एकदम मीशो वाला बैटमैन बनके और फेंकना शुरू करता है। वो उसे कहता है कि सुनो लड़की, अंधेरे में एक ग्रुप है कल्ट ऑफ डियाब्लोस। इन नालायकों ने डीमन लॉर्ड को नींद से जगाने के लिए तेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, पर वो सारे फेल हो गए थे और तुम मॉन्स्टर में बदल गई थी, पर मैंने द शैडो ने तुम्हें बचा लिया है। अब हम दोनों मिलकर कल्ट ऑफ डियाब्लोस को खत्म कर देंगे। लेकिन कागेनो को रद्दी भर भी पता नहीं था कि वो क्या बक रहा है। उसने ये पूरी स्टोरी अपने मन में बनाई थी। लेकिन भाई किस्मत तो देखो इस मनहूस की, इसने जो भी सफेद झूठ अभी बका है वो 100% सही निकलता है। कागेनो डिसाइड करता है कि इस लड़की का नाम आज से एल्फा होगा और सिर्फ नाम ही नहीं देता बल्कि उसे तुरंत अपनी ऑर्गेनाइजेशन शैडो गार्डन में भी शामिल कर लेता है। वही ऑर्गेनाइजेशन जिसे इसने अभी ठीक 2 सेकंड पहले मौका देखते हुए बनाया है। अब कुछ साल बीत जाते हैं और कागेनो भी काफी बड़ा हो जाता है। इन सालों में कागेनो और एल्फा ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन शैडो गार्डन के लिए कई सारी लड़कियां भी इकट्ठा कर ली होती है। इन लड़कियों के पास अपनी अपनी स्पेशल पावर होती है जिसका इस्तेमाल करके अब इनको कल्ट ऑफ डियाब्लो को खत्म करना है। अब अकीरा की बड़ी बहन भी 15 साल की हो गई थी, इसीलिए वो मैजिक एकेडमी जाने वाली होती है, पर इससे पहले ही कोई उसे किडनैप कर लेता है। कागेनो अपनी बहन को ढूंढने के लिए अपने ग्रुप के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन चालू कर देता है। कुछ देर बाद इनको पता चलता है कि कल्ट ऑफ डियाब्लो ने ही कागेनो की बहन को किडनैप किया है, पर इनको कल्ट ऑफ डियाब्लो की करंट लोकेशन ही नहीं पता होती। कागेनो मैप पे एक जगह पे मार्क करने की कोशिश करता है, पर वो गलत जगह पे चला जाता है। पर इस गांडू की किस्मत तो देखो, उसने जिस जगह पे मार्क किया था उसी जगह पे उसकी बहन को कैद किया गया है। कागेनो की असिस्टेंट को पता लगता है कि मार्क की गई हुई जगह पे एक सीक्रेट हाइड आउट है। अब कागेनो अपनी शैडो गार्डन टीम को लेकर वहां जाने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ कागेनो की बहन को एक आदमी ने कैद किया हुआ था। जब वो आदमी कागेनो को जान से मारने की बात करने लगता है तब उसकी बहन गुस्सा होकर उसे मारने की कोशिश करने लगती है, जिससे उसका हाथ भी कट जाता है, पर वो आदमी उसे घुसा मार के दूर फेंक देता है। लेकिन तभी इस ग्रुप का दूसरा मेंबर आकर उस आदमी को बताता है कि किसी ने हम पे हमला कर दिया है और हमला करने वाले और कोई नहीं बल्कि शैडो गार्डन की लड़कियां होती है। उन्होंने पहले ही कल्ट ऑफ डियाब्लो के सारे मेंबर्स को जान से मार दिया था। ये देखते ही वो आदमी जान बचाकर भागने लगता है, पर शैडो गार्डन की लड़कियां उसके सामने ही खड़ी थी। यहाँ वो अपना पूरा मन बनाकर आई थी कि आज तो कल्ट ऑफ डियाब्लो को जड़ से ही खत्म कर देना है। वो आदमी उससे लड़ने की कोशिश करता है, पर एल्फा आकर उसे घायल कर देती है। अपने आप को हारता हुआ देख के वो एक मैजिक पिल खा लेता है, जिससे उसके पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है और वो जमीन में छेद करके वहाँ से निकल लेता है। दूसरी तरफ कागेनो रास्ता भटक चुका था। वो घूमते हुए रास्ता ढूंढ रहा था, तभी वो आदमी बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। वो कागेनो को देखते ही उस पर हमला करने लगता है, पर भले ही वो कितनी भी मेहनत कर ले पर आखिर में वो है तो एक नूबड़ा ही, इसीलिए वो कागेनो के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाता। आखिर में वो कई सारी मैजिक पिल्स एक साथ खा लेता है, जिससे वो एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाता है और सीधा जाकर कागेनो पर अटैक करने लगता है। पर यहाँ कागेनो अपनी अल्टीमेट पर्पल एनर्जी का इस्तेमाल करता है और उस आदमी को एक झटके में जान से ही मार देता है। अब कागेनो का मिशन कंप्लीट हो गया था, इसीलिए
इसलिए अब वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद शैडो गार्डन के सारे मेंबर्स एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। एल्फा कागेनो को बताती है कि कल्ट ऑफ डियाब्लो के पूरी दुनिया में कई सारे हाइडआउट्स मौजूद हैं, इसलिए उन सारे हाइडआउट को ढूंढने के लिए उन्हें कागेनो को छोड़कर जाना पड़ेगा। अब हमारा कागेनो 15 साल का हो चुका था, इसीलिए वो भी अपनी बहन की तरह मिडल गार्ड एकेडमी ऑफ डार्क नाइट्स में एडमिशन ले लेता है, जहां सबसे अमीर और पावरफुल लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। इस किंगडम में आने के बाद कागेनो का सिर्फ एक ही मकसद था कि उसे लोगों की नजर में निहायती नल्ला और नालायक बनना, बिल्कुल एब्सोल्यूट बैकग्राउंड कैरेक्टर। अपने बैकग्राउंड कैरेक्टर बनने के महान मिशन को पूरा करने के लिए कागेनो ने 2 ये नमूने ढूंढे हैं, जो इससे भी बड़े वाले गांडू किस्म के इंसान हैं। इन दोनों की शक्ल देख के साफ लगता है कि भगवान ने इन दोनों को बनाने के बाद अपने हाथ डेटोल से धोए होंगे। अब इन तीनों महापुरुषों ने एक शर्त रखी है, जिसके टेस्ट में सबसे कम नंबर आएंगे वो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को जाके प्रपोज करेगा। वही लड़की जिसने आज तक आधे स्कूल का दिल और आधे स्कूल का कॉन्फिडेंस अपने सैंडल के नीचे कुचला हुआ है। कागेनो को ये पता होता है कि इस लड़की को प्रपोज करना मतलब मौत के कुएं में मुजरा करना, पर भाई का डेडिकेशन तो देखो। वो जानबूझकर अपने ही टेस्ट की अर्थी निकाल देता है ताकि वो स्कूल में भरी सभा में बेइज्जत हो सके। अब वो उस लड़की एलेक्सिया को प्रपोज कर देता है। उसे लगता है कि अभी वो रिजेक्ट हो जाएगा और उसे सबके सामने बेइज्जत किया जाएगा। अब यहाँ कागेनो प्रैक्टिस करके आया होता है कि उसे रिजेक्ट होने के बाद कैसा ड्रामा करना है, लेकिन प्रिंसेस एलेक्सिया उसे हाँ बोल देती है। भाई ये जो सीन चल रहा है ना, उसे देखकर मेरा ऊपर वाले से बस ये एक ही निवेदन है कि प्रभु गरुड़ पुराण का लेटेस्ट एडिशन निकालो और ऐसी किस्मत वाले नल्ले बच्चों के लिए अलग से सजा का इंतजाम करो। अब क्योंकि एलेक्सिया ने हाँ बोलकर पूरी कहानी का तात्पर्य ही बदल दिया था, जो कि कागेनो के नल्ले बनने के सिलेबस से बिल्कुल ही बाहर था, इसीलिए अब मजबूरी में उसे एलेक्सिया के साथ डेट पर जाना पड़ता है। अब ये दोनों ही साथ में अपना टाइम बिताने लगते हैं। वो दोनों साथ में लंच करते हैं, साथ में ट्रेनिंग करते हैं और साथ में घूमते भी हैं। ये देख के क्लास में जितने भी लोग होते हैं उन सारे लोगों की जली पड़ी होती है, क्योंकि ये क्रोकोडाइल की शक्ल का कागेनो एक राजकुमारी के साथ रिलेशन में होता है। बाद में पता चलता है कि एलेक्सिया ने कागेनो को इसलिए हाँ कहा था क्योंकि उसकी सगाई एक जेनोस नाम के टीचर से हो गई थी, जो कि मुझसे भी ज्यादा बदसूरत दिखता है। वही एलेक्सिया इस राज्य की दूसरी राजकुमारी है। वो खूबसूरत होने के साथ साथ स्पोर्ट्स फाइट में भी अल्ट्रा प्रो है और एलेक्सिया को उसका मंगेतर जेनोन बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, इसीलिए उसने अपने मंगेतर को जलाने के लिए कागेनो के साथ डेट किया होता है। उसका मंगेतर ये देख के भी शांत रहता है, लेकिन अंदर से उसकी भी जली पड़ी होती है। शाम को दोनों अकेले में बात करते हैं। एलेक्सिया खुलकर कहती है कि वो कागेनो को यूज कर रही है और उसे पता है कि कागेनो भी उसका इस्तेमाल कर रहा है। कागेनो अब उसका बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने से मना कर देता है, लेकिन एलेक्सिया उसकी तरफ एक सिक्का उछालती है और कागेनो लिटरली में कुत्ता बन जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर एक फूटी कोड़ी के लिए एलेक्सिया का वफादार कुत्ता बनने के लिए तैयार हो गया। अब क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर बिक चुका है, इसीलिए वो हर रोज एलेक्सिया का नकली बॉयफ्रेंड बनता है। ये देख के उसके मंगेतर की झलके राख हो जाती है। इसके बाद ये दोनों घूमने जाते हैं, जहाँ पर एलेक्सिया उसको अपने मंगेतर के बारे में बताती है कि वो दिखने में बिल्कुल परफेक्ट दिखता है, लेकिन कोई भी इंसान इतना परफेक्ट हो ही नहीं सकता। या तो वो एक झूठा मक्कार इंसान है या फिर कोई साइको। इसी वजह से वो अपने मंगेतर को पसंद नहीं करती। अब ट्रेन से घर जाते हुए एलेक्सिया अपना दुख बयां करती है। वो मानती है कि वो अपनी बड़ी बहन आइरिस से जलती है, जो ताकत और टैलेंट में उससे बहुत आगे है। कागेनो उसे दिलासा देने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड स्टाइल भले ही आम हो, पर वो खूबसूरत है। तुम वक्त के साथ सीख जाओगी। बस यही गलती हो गई। ये वही लाइन थी जो उसकी बड़ी बहन ने उसे हराने के बाद कही थी। गुस्से में एलेक्सिया अपनी तलवार कागेनो पर तान देती है, लेकिन कागेनो को रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता। आखिर में वो चिढ़ते हुए वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ इनका फेक रिलेशनशिप यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगले दिन स्कूल में वो अपने नल्ले निठल्ले दोस्तों के साथ घूम रहा था, पर एलेक्सिया का मंगेतर जिनोन वहाँ सैनिकों के साथ कागेनो को गिरफ्तार करने के लिए पहुँचता है, क्योंकि कल रात को एलेक्सिया किडनैप हो गई थी और क्योंकि कल रात वो एलेक्सिया के साथ था, इसीलिए पूरा शक अब कागेनो पर आ चुका है। कागेनो यहाँ सरेंडर कर देता है। दूसरी तरफ कल्ट ऑफ डियाब्लो के एक पागल डॉक्टर ने एलेक्सिया को किडनैप कर लिया होता है। उसका मकसद है एलेक्सिया के रॉयल ब्लड से डीमन किंग को मॉडर्न वर्ल्ड में जिंदा करना।
वही अंधेरे में एक खौफनाक साया तड़प रहा है जो उस डॉक्टर के पिछले डीमन एक्सपेरिमेंट का फेल नतीजा है। कई दिनों तक वो सन की डॉक्टर एलेक्सिया का खून निकाल के अपने खौफनाक एक्सपेरिमेंट करता रहता है बिना अच्छे से खाना दिए, और लगातार खून बहने की वजह से एलेक्सिया अब पूरी तरीके से कमजोर और बेबस हो चुकी है। दूसरी तरफ कई दिनों से सोल्जर्स कागेनो को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहे थे। उसकी शकल ट्रक से कुचले गए टमाटर जैसी हो गई थी, लेकिन अंदर से कागेनो को चरम सुख प्राप्त हो रहा था। इतना सुख तो उसको गांजे में केरोसिन मिलाकर पीने पर भी नहीं मिला था। उसे कागेनो को बैकग्राउंड कैरेक्टर बनने की कुछ ज्यादा ही चुल मच रही है। कुछ टाइम टॉर्चर करने के बाद उसे पिछवाड़े में लात मार के वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है और वो सोल्जर्स उसके पीछे अपने जासूस भी लगा देते हैं। कुछ देर बाद कागेनो अपने घर पहुंचा। वहीं पर एल्फा अंधेरे में उसका इंतजार कर रही थी। वो उसे सीरियस रिपोर्ट देती है कि एल्फा को किडनैप कर लिया गया है और पूरे किंगडम में तबाही मच चुकी है। पर हमारी पूरी शैडो गार्डन इस वक्त हथियारों से लैस होकर तबाही रोकने के लिए तैयार हैं। और ऐसा कह के वो अपना सूट पहन लेती है और तैयार हो जाती है कल्ट ऑफ डियाब्लो से लड़ने के लिए। और यहाँ कागेनो तैयार हो जाता है अपना सूट पहन के और वो अपने अंडरग्राउंड तहखाने में जाता है जो उसने एलेक्सिया से मिले पैसों से बनाया था। अब वो और उसकी पूरी टीम तैयार हो जाती है कल्ट ऑफ डियाब्लो से लड़ने के लिए। रात को कागेनो शहर की कंडीशन देखने के लिए जाता है। तभी उसका सामना उन्हीं नाइट से हो जाता है जिन्होंने उसे टॉर्चर किया था। वो ओवर कॉन्फिडेंस में उसे दोबारा पीटने के लिए अपनी तलवार निकाल लेते हैं, लेकिन इस बार कागेनो फुल फॉर्म में था। वो अपना पूरा हिसाब बराबर करने के लिए उन सबको कुत्तों की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारता है। दूसरी तरफ उस पागल साइंटिस्ट ने खून निकाल निकाल कर एलेक्सिया की हालत एकदम अधमरी कर दी थी। वहीं पूरे किंगडम में कागेनो की शैडो गार्डन टीम फुल एक्टिव थी। उन्हें भनक लग गई थी कि आज रात कुछ तो कांड होने वाला है और वो पूरी तैयारी के साथ तबाही रोकने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठे थे। वहीं वो पागल साइंटिस्ट एलेक्सिया का रॉयल ब्लड उस अधमरे आदमी की रगों में डाल देता है। रॉयल ब्लड उसके खून में जाते ही वो इंसान तड़प तड़प कर बहुत खूंखार और जानलेवा मॉन्स्टर में बदल जाता है और तुरंत साइंटिस्ट को मार देता है और एलेक्सिया के पास जाकर उसकी जंजीरें खोल देता है। ये यहाँ बहुत ज्यादा खूंखार हो चुका था। इस वजह से वो एक ही झटके में दीवार को तोड़कर किंगडम में तबाही मचाने लगता है। इस तबाही का फायदा उठाकर एलेक्सिया भागने का रास्ता ढूंढती है, लेकिन तभी अंधेरे से बाहर आता है उसका मंगेतर जेनोन और यही खुलता है सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक राज। जेनोन खुद कल्ट ऑफ डियाब्लो का एक मेंबर है। उसने गद्दारी से अपनी ही मंगेतर एलेक्सिया को किडनैप करवाया था। ये देख के एलेक्सिया का खून खोल जाता है। वो अपनी बची कुची ताकत समेटकर जेनोन पर जानलेवा हमला करती है, लेकिन सिर्फ एक मामूली सी खरोच ही दे पाती है। जेनोन की खौफनाक ताकत के आगे एलेक्सिया बिल्कुल बेबस थी। एक ही बार में एलेक्सिया की तलवार पानी में गिर जाती है और वो उसे एक घुसा मार के जमीन पर पटक देता है। पर तभी सन्नाटा छा गया। सबसे घने अंधेरे को चीरते हुए एक खौफनाक साया बाहर आया। वो और कोई नहीं बल्कि अंधेरे का बादशाह कागेनो द शैडो किंग था। उसके यहाँ आते ही साफ हो गया कि अब तबाही शुरू होने वाली है। यहाँ मजे की बात यह है कि दोनों को भनक तक नहीं थी कि कागेनो ही असली शैडो है। कागेनो की एंट्री होते ही जेनोन उस पर तलवार से वार करता है, लेकिन कागेनो की रफ्तार के आगे वो हमला एक मजाक बन जाता है। दूसरी तरफ वो बेवकूफ मॉन्स्टर किंगडम को शमशान बना रहा था। नाइट्स के वार बेअसर हो रहे थे क्योंकि वो तुरंत खुद को रिजेनरेट कर लेता है। तभी एलेक्सिया की बहन प्रिंसेस आइरिस वहाँ पर पहुँच जाती है। वो अपने मैजिक स्वॉर्ड से उसका हाथ काट डालती है, यहाँ तक कि वो उसके छोटे छोटे टुकड़े तक कर देती है। लेकिन इतना कटने के बाद भी वो मॉन्स्टर पलक झपकते ही वापस रिजेनरेट हो रहा था। तभी एल्फा वहाँ पर आ जाती है। वो अपनी तलवार की मैजिक एनर्जी से एक ऐसा जोरदार ब्लू ब्लास्ट करती है कि वो बार बार जिंदा होने वाला मॉन्स्टर पल भर में ही राख हो जाता है। मॉन्स्टर को मौत के घाट उतारने के बाद वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। शैडो गार्डन की पूरी टीम ने किंगडम के सारे लोगों को किंगडम से बाहर निकाल दिया था और सिर्फ कल्ट ऑफ डियाब्लो के लोग ही वहाँ पर बचे थे। दूसरी तरफ जेनोन अपनी पूरी डार्क एनर्जी झोंक कर कागेनो पर टूट पड़ता है। एलेक्सिया की नजर कागेनो की स्वॉर्ड स्टाइल पर पड़ती है और वो सुन रह जाती है। ये हुबहू वही फेंसिंग स्टाइल थी जो एलेक्सिया इस्तेमाल करती थी, वही बेकार स्टाइल जिस पर पूरी दुनिया हंसा करती थी। वो टूटकर अपनी इस तलवारबाजी को हमेशा के लिए छोड़ने वाली थी, पर आज कागेनो उसी कमजोर स्टाइल को एक परफेक्ट मास्टरपीस की तरह चला रहा था। जेनोन घुटनों पर आ चुका था, पर अपनी हार से बौखलाकर वो गद्दार एक साथ मुट्ठी भर के रेड पिल्स खा लेता है। पूरे होल में एक बहुत खतरनाक डेंजरस डार्क एनर्जी फैल जाती है और जेनोन की बॉडी बदलकर एक बहुत खतरनाक दानव में बदल जाती है। जेनोन अपनी पूरी ताकत से एक खौफनाक ऑलमाइटी ब्लास्ट करता है
पूरा हॉल उसके रेड मैजिक से भर जाता है, जिससे एलेक्सिया भी हैरान हो जाती है। पर हमारा कागेनो इतना पावरफुल था कि उसे घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बस एक लात में उसे पटक देता है। अब कागेनो अपनी मैजिक पावर रिलीज करता है, जिससे पूरे हॉल में एक विशाल बैरियर बन जाता है। इस गॉड लेवल मैजिक को देखकर ज़ेनोन के पसीने छूट जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई इंसान इतना भी पावरफुल हो सकता है। कागेनो एकदम शांत आवाज में कहता है, पिछली जिंदगी में मैं सोचता था कि अगर मुझ पर न्यूक्लियर बम गिर गया तो मैं क्या करूंगा। इसीलिए मैंने फैसला किया कि न्यूक्लियर को मात देने के लिए मुझे खुद न्यूक्लियर बनना पड़ेगा। बचपन से लेके आज तक मैंने अपने मैजिक को इतना बढ़ाया है कि अब मैं खुद एक न्यूक्लियर हूँ। इस भयानक ब्लास्ट को पूरी शैडो गार्डन की टीम देख रही थी। ब्लास्ट के खत्म होने पर वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। वहाँ मौजूद कल्ट ऑफ डियाब्लो के सारे लोग इस ब्लास्ट से मारे जा चुके थे। ये ब्लास्ट देखकर एलेक्सिया शॉक हो चुकी थी। तभी उसकी बहन आइरिस वहाँ आकर उसे गले लगा लेती है और उसे सही सलामत देखकर बहुत खुश भी होती है। अगले दिन शैडो गार्डन की सीक्रेट मीटिंग होती है, जहाँ उन्हें कल्ट ऑफ डियाब्लो के कई नए हाइडआउट्स मिलते हैं। साथ ही पता चलता है कि कुछ क्रिमिनल शैडो गार्डन के नाम पर क्राइम करके उनकी रेप्यूटेशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अपनी रेप्यूटेशन बचाने के लिए अब वो इन लोगों पर डेथ ऑफ जजमेंट का इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। अगले दिन कागेनो स्कूल में ऐसे घूम रहा था जैसे खून की होली खेल कर आया हो। ये खून इसलिए था क्योंकि एलेक्सिया ने उसे प्रपोज किया और हमारे सख्त लोंटे ने अपने सपने के लिए उसे मुंह पे रिजेक्ट कर दिया। बस फिर क्या, मैडम का ईगो हर्ट हुआ और उसने प्यार के बदले सीधा कागेनो का खून ही निकाल दिया। खैर, इस कटी फटी हालत में वो एक नई लड़की से टकराता है और भाई का जलवा देखो, इस खुखार लुक में भी दोनों की गहरी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन कागेनो और उसके नल्ले दोस्तों की लड़कियां पटाओ पंचायत शुरू हो जाती है। इन नमूनों ने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया जिसे सुनकर माकियावेली भी सुसाइड कर ले। प्लान सुनो, ये चॉकलेट खरीदेंगे, लड़कियों को देंगे और लड़कियां पिघलकर सीधा इनके पैर चूमने लगेगी। इनका थोबड़ा देखकर तो अंधा भी अपना रास्ता बदल ले और ये 10 रुपए की डेयरी मिल्क से आशिक बनने निकले हैं। अगर इनकी शक्ल देखकर कोई लड़की इनके पैरों में भी गिरती है तो लिख के ले लो, उसे प्यार नहीं मिर्गी का दौरा पड़ा होगा। प्लान सेट होते ही ये तीनों मजनू सच में शहर के सबसे महंगे चॉकलेट स्टोर पर पहुंच गए। वहाँ की मैनेजर की नजर कागेनो पर पड़ती है और वो उसे स्पेशल सर्विस के बहाने अंदर ले जाती है। और भाई, अंदर कोई चॉकलेट का गोदाम नहीं था। वहाँ पूरी शैडो गार्डन की टीम एक बहुत बड़े शाही गद्दी लगाकर अपने बॉस कागेनो का इंतजार कर रही थी। असलियत में ये मैनेजर और कोई नहीं बल्कि शैडो गार्डन की मेंबर गामा है। पास्ट में कागेनो ने इसे मरने से बचाया था और चॉकलेट बनाने का आइडिया दिया था। उसी आइडिया से इस बंदी ने पूरा का पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया और 1 बिलियन गोल्ड कॉइन छाप लिए। कागेनो एकदम गॉड फादर की तरह अपनी शाही गद्दी पर बैठता है। गामा रिपोर्ट देती है कि कुछ छपरी क्रिमिनल शैडो गार्डन के नाम पर क्राइम करके उनकी रेप्यूटेशन खराब कर रहे हैं। फिर वो न्यू नाम की एक नई मेंबर से मिलवाती है जो अब से हर मिशन में कागेनो की मदद करेगी। लेकिन जिस बंदी ने इसके आइडिया से 1 बिलियन का एम्पायर खड़ा कर दिया, हमारा ये अंडरवर्ल्ड डॉन चुपके से उसके खजाने से 1 सोने का सिक्का अपनी जेब में सरका लेता है। इसके बाद ये तीनों मस्त अपने घर जा रहे होते हैं। पर तभी कागेनो को कुछ आवाज आती है और उसे पता चल जाता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और अचानक कागेनो के कदम रुक जाते हैं। वो अपना पेट पकड़ता है और एक गहरी सांस लेकर कांपती हुई आवाज में कहता है, मुझे माफ कर दो, प्रेशर अब बर्दाश्त के बाहर है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे अब इस गली में ही जाना पड़ेगा। कुछ दूरी पर खड़े उन दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हवा में एक भारी सन्नाटा छा जाता है और उनकी आंखों में आंसू निकल आते हैं। बिना उसके पास गए दूर से ही उन्होंने अपने दोस्त को इस खौफनाक दर्द में जूझते हुए देखा। वो इमोशनल होकर अपने दोस्त को कहते हैं कि तू हार मत मानना भाई,
हम कसम खाते हैं कि तेरे इस राज को हमेशा के लिए अपने सीने में दफन करके रखेंगे। और फिर वो अपने उस जिगरी यार को उस अंधेरी गली में उसके नसीब के सहारे अकेला छोड़कर फूट फूट कर रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। पर असलियत में दोस्तों को वहाँ से भगाने के लिए ये कागेनो की एक चाल थी। वो सीधा छत पर पहुँचता है जहाँ नीचे एलेक्सिया उन फेक शैडो गार्डन वाले गुंडों पर अकेले ही लड़ रही थी। जैसे ही गुंडे एलेक्सिया पर जानलेवा हमला करते हैं, कागेनो बिजली की तेजी से आकर उसे बचा लेता है। वहीं उसकी नई असिस्टेंट न्यू भी वहाँ पर पहुँचती है और बिना पसीना बहाए बाकी क्रिमिनल्स को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार देती है। अगले दिन एलेक्सिया अपनी बड़ी बहन के साथ बैठकर उसे सच्चाई समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी बहन कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो साफ साफ ऐलान कर देती है कि शैडो गार्डन और कल्ट ऑफ डियाब्लो ये दोनों ही उनके पक्के दुश्मन हैं। इधर कागेनो अपने मस्त स्वेग में ट्रेन में खड़ा हुआ था, पर जिन दो गधेड़ों ने कल रोते हुए चिता तक राज रखने की कसम खाई थी, उन्होंने पूरे शहर में ढिंढोरा पीट दिया कि कागेनो गली में ही लैंडमाइन बिछाया है। कसम से अगर ऐसे दोस्त हो तो दुश्मन की क्या ही जरूरत है। अब कागेनो के दोस्त ने जो चॉकलेट खरीदी थी वो उसको एक लड़की को देता है, पर उसका बॉयफ्रेंड वहाँ आकर उसकी गुद्दी लाल कर देता है। यहाँ चेरी भी बैठी हुई थी, वही लड़की जो कागेनो से टकराई थी। वो लड़की कोई मामूली बंदी नहीं बल्कि एक रिसर्च एक्सपर्ट है, जिसे एलेक्सिया की बहन ने एक रहस्यमय पत्थर को डिकोड करने का टास्क दिया है। ये वही आर्टिफैक्ट है जो कागेनो के पिछले एटॉमिक धमाके के बाद मलबे में से मिला था। अब कागेनो उसे चॉकलेट दे के वहाँ से निकल जाता है। घर जाकर वो वही चॉकलेट खाती है और तुरंत कागेनो के प्यार में डूब जाती है। इस सूखे टहनी जैसे शकल वाले इंसान पर लड़कियां ऐसे गिर रही है जैसे तालाब में मछलियां गिरती है। इधर मेरे जीवन में सालों से अकाल पड़ा है, पर कोई कुत्ता भी भाव नहीं दे रहा। ये कैसा एब्सोल्यूट अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन है। शाम को न्यू कागेनो को रिपोर्ट देती है कि कल्ट ऑफ डियाब्लो अब एक दुश्मन नहीं बल्कि ब्रेन वॉशिंग की मशीन बन चुका है। ये बच्चों को बचपन से ही इतना ब्रेन वॉश करते हैं कि वो खुद की पर्सनैलिटी भूलकर इनके गुलाम बन जाते हैं। कुछ टाइम बाद कागेनो के दोस्तों ने जबरदस्ती उसका फॉर्म एक टूर्नामेंट में भर दिया और सीधा उसे अखाड़े में उतार दिया। और भाई यहाँ भी अपनी साइड कैरेक्टर वाली नौटंकी का पूरा सिलेबस रट के आया था। ये मैच की शुरुआत में उसने अपने मुंह में टमाटर दबा लिया और जानबूझकर उस लड़की से मार खाने लगा, जिससे टमाटर फटा और पूरी जनता को ऐसा लगा कि भाई के मुंह से खून के फव्वारे छूट रहे हैं। भाई ने 1000 तरीके से कुटाई खाने का पूरा मास्टर प्लान बनाया था ताकि वो दुनिया का सबसे बड़ा लूजर दिख सके। पर थोड़ी देर मार खाने के बाद कोच ने वहां आकर कागेनो को बचा लिया और इसी के साथ कागेनो का लूजर बनने का प्लान पूरी तरीके से फेल हो गया। बुरी तरह पीटने के बाद कागेनो मुंह पर पट्टियां लपेटे यूं ही टहल रहा था। तभी वहां एंट्री होती है चेरी की। वो उसे अपने हाथों से बना केक देकर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाती है और कागेनो तुरंत मान भी जाता है। फिर चेरी उसे अपने पापा से मिलाती है जो एक एक्स नाइट और स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट हैं। बातचीत चल ही रही होती है कि चेरी को कागेनो और एलेक्सिया के पुराने रिलेशन की भनक लग जाती है। सच जानने के लिए वो सीधा एलेक्सिया के पास जाकर पूछती है कि क्या वो दोनों अभी साथ हैं। एलेक्सिया ना कहती है, जिससे चेरी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। पर चेरी को इतना खुश देखकर एलेक्सिया जलन के मारे अंदर ही अंदर राख हो रही होती है। कुछ घंटों बाद कागेनो अपने स्कूल में शांति से बैठा हुआ था। तभी वहाँ स्कूल काउंसिल की प्रेसिडेंट रोज आती है। ये वही लड़की है जिसने कुछ समय पहले कागेनो को बुरी तरीके से ढो डाला था। पर अचानक कल्ट ऑफ डियाब्लो का एक मेंबर एक आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करता है। इसके एक्टिवेट होते ही पूरे स्कूल में चारों तरफ एक पीले रंग का बैरियर फैल जाता है। इस बैरियर से असर ऐसा था कि अंदर मौजूद कोई भी इंसान अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तभी अचानक वहाँ कल्ट ऑफ डियाब्लो के लोग आ धमकते हैं जो खुद को शैडो गार्डन बताते हैं। वो बिना सोचे रोज पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसे बचाने के लिए कागेनो अचानक बीच में आ जाता है। इस हमले में उसकी छाती पर एक बहुत गहरा कट लग जाता है। शरीर से बेहिसाब खून बहने लगता है और वो वहीं पर मरने की हालत में चला जाता है। रोज उसके पास आती है और फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि उसको बचाने के लिए कागेनो ने अपनी जान गंवा दी थी। कल्ट का मेंबर उसे और क्लास के सारे बच्चों को बंदी बनाकर नीचे ग्राउंड पर ले आता है। सबको लगता है कि कागेनो मर चुका है, पर असलियत में वो मरा नहीं था। वो तो बस एक्टिंग कर रहा था। उसका बचपन से सपना था कि वो एक साइड कैरेक्टर की तरह गीदड़ की मौत मरे। उसने अपनी मैजिक पावर से 10 मिनट के लिए अपना दिल बंद कर दिया था ताकि दुनिया को लगे कि खेल खत्म हो चुका है।
कागेनो वापस खड़ा होता है, अपने कपड़े झाड़ता है और बिल्कुल तैयार है अंधेरे में छिपकर दुश्मन का पिछवाड़ा तोड़ने के लिए। दूसरी तरफ चेरी को खत्म करने के लिए कल्ट ऑफ डियाब्लो का एक बंदा वहां पर पहुंच जाता है। वो खुद को शैडो गार्डन का मेंबर बताकर उसे धोखा देने की कोशिश करता है और अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है उसका काम तमाम करने के लिए। तभी आखिरी समय में एक कमांडर आता है और वो उस बंदे पर हमला कर देता है। इस अचानक हुए हमले का फायदा उठाकर चेरी वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। छत पर खड़ा कागेनो पूरे स्कूल का सीसीटीवी बना हुआ है। बाहर वाले लोग बैरियर को तोड़ने में लगे हैं, पर वो बैरियर उनकी औकात के बाहर है और अपना मेन कैरेक्टर टाइम पास के लिए कल्ट के मेंबर को ऐसे निपटा रहा है जैसे रात में मच्छर मार रहा हो। इन सब के बीच में उसके दिमाग में अलग ही स्क्रिप्ट चल रही है कि मेरी धांसू हीरो वाली एंट्री कब होगी। तभी वो देखता है कि चेरी ऊपर आने की कोशिश कर रही है। कागेनो दूर से ही उसके रास्ते में गार्ड्स को स्नाइपर की तरह टपका देता है। फिर वो सीधा बिल्डिंग से छलांग मारता है और ऊपर के रूम में चला जाता है। चेरी अचानक उसे देखकर डर जाती है, पर कागेनो उसे हीरो की तरह कैच कर लेता है। बाहर बैकग्राउंड में उसने कल्ट वालों की लाश को छत से उल्टा टांग रखा है। अब दोनों प्लान डिस्कस करते हैं। चेरी बताती है कि कल्ट ने आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके जो बैरियर बनाया है वो सिर्फ स्टूडेंट की मैजिक पावर को रोक रहा है और कल्ट ने सारे स्टूडेंट को नीचे इसलिए रखा है क्योंकि उसकी सारी मैजिक पावर उसके अंदर जब चली जाएगी तब वो ब्लास्ट हो जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। इसे तोड़ने का बस एक ही जुगाड़ है। चेरी के पास जो आर्टिफैक्ट है उसे कल्ट वाले आर्टिफैक्ट के साथ कनेक्ट करना होगा, तब जाके ये बैरियर खत्म होगा। पर इस वाले आर्टिफैक्ट को सही करने के लिए औजार चाहिए होंगे जो कि ऊपर वाले कमरे में है। इस वजह से कागेनो एक एक को मारता हुआ ऊपर वाले कमरे में जाने लगता है, पर निंजा उसे रोक लेता है। वो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है, पर इसके बावजूद भी कागेनो उसे अपनी एक लात से ठोक डालता है। जब वो नीचे गिरता है तब वो देखता है कि कल्ट के सारे मेंबर को कागेनो ने पहले ही मौत के घाट उतार दिया था और कागेनो बड़े मजे से उसको भी ठोक डालता है। ऊपर पहुंचने पर पता चलता है कि जिस कमांडर ने चेरी को बचाया था वो मारा जा चुका है। उसके साथ उसका साथी भी मर चुका है। न्यू यहाँ बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो लड़का उसका होने वाला पति था, कभी जिससे वो प्यार करती थी। आज उसे अपने सामने मरते देखना उसके लिए एक गहरा सदमा था। कागेनो ऊपर पहुंचता है और बिना किसी फालतू इमोशन के उस टूल को ढूंढने लगता है जिसकी चेरी को जरूरत थी। न्यू उसे रिपोर्ट देती है कि शैडो गार्डन की लड़कियां अभी भी अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल कर पा रही है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग अलग ही लेवल पर हुई है। वो लोग इस बैरियर को खत्म करने का प्लान तेजी से बना रही है। कागेनो औजार लेता है और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। यहाँ सारे स्टूडेंट को बंदी बना लिया गया है और उनमें से एक भी इंसान अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। वो लोग बिल्कुल लाचार बन चुके हैं। चेरी ने उस आर्टिफैक्ट को पूरी तरीके से ठीक कर दिया था। उसे ठीक करते ही उसे अपना वो काला अतीत याद आता है जहाँ उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने एक जालिम ने दिल पर तलवार मारकर मौत के घाट उतार दिया था। वो पूरी तरह अनाथ हो चुकी थी, पर उसकी माँ के दोस्त रेज ने उसे अडॉप्ट कर लिया। रेज उसके लिए सौतेला बाप जरूर था, पर उसने उसे अपने सगे बाप से भी बढ़कर पाला और बड़ा किया। दूसरी तरफ कल्ट के दरिंदों ने एक स्टूडेंट को बेरहमी से मार डाला था, जिससे पूरे स्कूल में खौफ का साया फैल गया। चेरी बिना डरे टनल के जरिए सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचती है। वो अपने आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करती है और कल्ट के आर्टिफैक्ट की तरफ फेंकती है। दोनों आर्टिफैक्ट के टूटते ही वो बैरियर टूट जाता है और तुरंत सबकी मैजिक पावर वापस आ जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर सारे स्टूडेंट कल्ट के लोगों पर हमला कर देते हैं और कई सारे कल्ट के लोगों को जान से मार देते हैं। अचानक ऊपर का कांच तोड़कर शैडो वहाँ पर आ जाता है और उसी के साथ उसकी पूरी शैडो गार्डन की आर्मी भी थी। वो बिना देरी किए अपना काम शुरू करते हैं और कल्ट के हर एक मेंबर को बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं। तभी वहाँ भीषण आग लगती है और पूरा स्कूल आग की लपटों में घिरने लगता है। ये आग कल्ट के एक लीडर ने लगाई थी। बैरियर खत्म होते ही एलेक्सिया की बहन और उसके नाइट्स तुरंत अंदर आ जाते हैं और स्टूडेंट्स की मदद करने लगते हैं। कल्ट का लीडर अपने जरूरी डॉक्यूमेंट पर आग लगा रहा था ताकि सारे सबूत मिट सके, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि कागेनो पहले से ही वहाँ मौजूद है। वो बिल्कुल शांत होकर वहीं पर बैठा हुआ था। कागेनो को पहले से ही पता था कि अंदर कौन बैठा हुआ है और उस भारी भरकम सूट के अंदर और कोई नहीं बल्कि चेरी का बाप होता है, जिसने चेरी की माँ को जान से मार डाला था क्योंकि उसको एक बीमारी थी जो एक आर्टिफैक्ट से ही ठीक हो सकती थी। चेरी की माँ ने वही आर्टिफैक्ट ढूंढ निकाला था, पर वो गवर्नमेंट को सौंपना चाहती थी ताकि वो आर्टिफैक्ट किसी गलत इंसान के हाथों में ना चला जाए। पर इसने चेरी की माँ को मार डाला ताकि वो उस आर्टिफैक्ट को हथिया सके और वो चेरी का सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि वो भी उसकी माँ की तरह ही इंटेलिजेंट थी। अब वो आदमी अपने हथियार से कागेनो पर अटैक करता है और कागेनो को मौत के घाट उतार देता है, पर ये कागेनो का ही एक प्लान था। दरअसल जब वो
शेडो बनकर आता है तो वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा लेता है ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। अब रेज अपना आर्टिफैक्ट इस्तेमाल करके अपने शरीर के अंदर डालता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर की तरह। उसे बहुत दर्द होता है पर वो ट्रांसफॉर्म होकर बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। रेज अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके कागेनो को खत्म करने की पूरी कोशिश करता है। वो अपनी पूरी जान लगा देता है पर उसे भनक तक नहीं लगती कि कब कागेनो ने पलक झपकते ही उसका हाथ काट कर अलग कर दिया। हार के डर से पागल हुआ रेज फिर से हमला करने के लिए बढ़ता है पर इस बार कागेनो उसे कोई मौका नहीं देता। वो उसे उसी दर्दनाक तरीके से मारता है जैसे उसने चेरी की माँ को मारा था। हर एक घाव उसके पुराने पापों का हिसाब था। आखिर में कागेनो अपनी तलवार सीधा उसकी छाती के आर पार कर देता है। उसका दिल चीरते हुए वो उस दरिंदे का अंत कर देता है। मंजर बिल्कुल वैसा था जैसे इंसाफ ने खुद को दोहराया हो। उसी पल चेरी वहाँ पर पहुँचती है। अपनी नजरों के सामने अपने पिता की लाश देखकर वो सुन पड़ जाती है। उसका सारा संसार एक पल में उजड़ चुका था। वो दौड़कर उसके पास जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी चीखें स्कूल में लगी आग से भी ज्यादा तेज थी। जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ माना आज वो शेडो के हाथों मारा गया था। अब चेरी शेडो को बहुत नफरत करने लगती है। वो शेडो को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन मान लेती है। शेडो बिना कुछ कहे चुपचाप अंधेरे में गायब हो जाता है। उसे बखूबी पता था कि आज उसने चेरी की नजरों में खुद को विलन बना लिया है। उसे पता था कि अब चेरी की नफरत ही उसके जीने का नया मकसद बनेगी। कुछ दिनों बाद शेडो गार्डन की जरूरी मीटिंग होती है। वहाँ पता चलता है कि सरकार ने शेडो पर लाखों की बाउंटी लगा दी है। कल्ट ऑफ डियाब्लो ने शेडो गार्डन का नाम इस्तेमाल करके स्कूल में जो तबाही मचाई थी उसका इंजाम शेडो गार्डन पर आ चुका है। अब पूरी दुनिया की नजरों में ये मोस्ट वांटेड बन चुके हैं। इधर चेरी अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए दूसरे देश जाने की तैयारी में थी। जाने से पहले वो आखिरी बार कागेनो से मिलती है पर चेरी की उन आँखों में अब पहले वाली चमक नहीं है बल्कि अब गहरा जख्म और खालीपन है। अब कागेनो उससे पूछता है कि उसका आगे का गोल क्या है तो वो बस इतना कहती है कि ये एक सीक्रेट है। कागेनो को उसकी आवाज से समझ आ जाता है। अब कागेनो को यकीन आ जाता है कि अब चेरी की पूरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, शेडो को ढूंढना और उसे मौत के घाट उतारना। अब स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, इसलिए कागेनो काफी दिनों से अपनी बहन की नजरों से बचता हुआ शहर में ही रह रहा था। दूसरी तरफ शेडो गार्डन में अलग ही क्लैश चल रहा है। बीटा और एल्फा इस बात पर भिड़ी है कि मास्टर दोनों में से किसे ज्यादा पसंद करते हैं। कागेनो की ऐसी जिंदगी देखकर मुझे चुल्लू भर केरोसिन में डूब मरने का मन करता है। यहाँ एलेक्सिया और उसकी बहन कपड़े खरीदने के लिए आए होते हैं और उस दुकान की मालिक और कोई नहीं बल्कि शेडो गार्डन की गामा है। वो उसे भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े दिखाती है। गामा ने उन्हें एक ऐसी अंडरवेयर दिखाई जो कपड़े से ज्यादा वाईफाई अडेप्टर लग रही थी। आयरिस ने साफ मना कर दिया, हम खानदानी लोग हैं, ये सब हमारे में नहीं चलेगा। पर एलेक्सिया को शायद रिस्क लेने का शौक था। वो आयरिस को कोने में ले गई और इतनी चिपक गई जैसे फेविकोल का एड चल रहा हो। वो अपनी ही बहन को अजीब तरीके से टच करने लगती है। उसने बड़े प्यार से परमिशन मांगी कि दीदी क्या ये मैं पहन लूं? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? कागेनो ट्रेन में दूसरी जगह जा रहा था। साथ में बैठी हुई रोज ऐसे चिपक रही थी जैसे बैंक वाले लोन के लिए चिपकते हैं। उसे लग रहा है कि कागेनो उसका मसीहा है क्योंकि कागेनो ने उसे बचाया था। रोज अब प्यार के समुद्र में इतना डूब चुकी है कि उसे कागेनो में अपना फ्यूचर हस्बैंड दिख रहा है। देख रहे हो भगवान, इस खटमल जैसे लड़के के पीछे 4-4 लड़कियां हाथ धोकर पड़ी है और यहाँ हमारी लाइफ में सिर्फ एंग्जाइटी का नंगा नाच और अकेलापन का सब्सक्रिप्शन है। शहर पहुंचते ही रोज हिस्ट्री टीचर के मोड में आ जाती है। वो कागेनो को बताती है कि सदियों पहले डियाब्लो नाम का एक खुखार शैतान दुनिया में तबाही मचा रहा था। तब एक जाबाज हीरो ने अपनी जान पर खेलकर उस शैतान का अंत किया और दुनिया को बचा लिया। रात को कागेनो मस्त छत के ऊपर बैठा हुआ आइसक्रीम खा रहा था। तभी वो डियाब्लो के एक मेंबर को देखता है और सीधा एक लकड़ी की चम्मच से ही उसको बीच में से काट डालता है। थोड़ी देर बाद सब एक ट्रेडिशनल टूर्नामेंट में पहुंचते हैं। यहाँ हजारों साल पुराने योद्धाओं को समन किया जाता है। इस पूरे ड्रामा का होस्ट नेल्सन है। शेडो गार्डन को इस बंदे पर पूरा शक होता है। वो यहाँ बस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए होते हैं और एलेक्सिया को भी इस बंदे पर पूरा शक है क्योंकि जब चर्च के एक इंसान का मर्डर हो गया था तो इसने इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर दिया था, ये कहकर कि चर्च खुद इन्वेस्टिगेशन कर लेगा, इसलिए सबको दाल में काला लगता है। अब टूर्नामेंट शुरू होता है जहाँ पर एक बंदा आता है पर वो इतना ज्यादा कमजोर था कि वो एक भी योद्धा को समन नहीं कर पाता और ऐसा करते करते कई सारे लोग आते हैं पर वो सारे लोग इतने ज्यादा यूजलेस थे कि वो एक भी योद्धा को समन नहीं कर पाते। कागेनो यहाँ सोच रहा होता है कि वो किस तरीके से शेडो बनकर एंट्री मारे जिससे उसकी ओरा फार्मिंग हो जाए। तभी कागेनो का
नाम बुलाया जाता है क्योंकि रोज ने बिना पूछे उसका नाम टूर्नामेंट में लिख लिया था। अब उसको जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, इस वजह से वो लोगों को भड़काने का प्लान बनाता है। वो शेडो का कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाता है और अपनी कलाकृति दिखाने लगता है और उसको भी बड़ा मजा आ रहा था क्योंकि सारे लोग उसे बहुत ताकतवर समझ रहे थे। तभी शेडो जोश जोश में आकर अपना मैजिक स्पेल कास्ट कर देता है, जिसकी वजह से एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से एक बहुत पुरानी और ताकतवर विच समन हो जाती है। वो उतनी ही पावरफुल होती है जितना पावरफुल शेडो है। ये पुराने जमाने की एक विच हुआ करती थी जिसके पास इतनी ज्यादा पावर थी कि वो एक झटके में पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय कर सकती थी। शेडो को समझ में आ जाता है कि ये बहुत पावरफुल है और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे क्योंकि दोनों को पहली बार एक वर्दी ओपोनेंट मिला था। अरोरा अपना स्पेल शेडो पर इस्तेमाल करती है, पर शेडो तो हमारा शेडो है, उससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। और जब वो दोनों आमने सामने लड़ रहे थे तब वो बहुत खुश थे क्योंकि दोनों को जिंदगी में पहली बार एक वर्दी अपोनेंट मिला है। लेकिन शेडो आखिर में अपनी तलवार से एक अटैक करता है और वो एक ही झटके में हार जाती है। वो इसलिए हारी थी क्योंकि उसकी पावर को सील किया हुआ था। इसके तुरंत बाद वहाँ एक बहुत पावरफुल मैजिक एनर्जी क्रिएट हो जाती है और एक एंशिएंट स्पेल प्रकट होता है। एल्फा को तुरंत समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ तो बड़ा होने वाला है। ये पोर्टल सेंचुरी का दरवाजा है। कागे ने उसे देखकर सोचता है कि ये कोई टाइम ट्रेवल की मशीन है, इसलिए वो अंदर नहीं जाता। पर वो दरवाजा कागेनो के पीछे पीछे ऐसे पड़ता है जैसे गली के कुत्ते मेरे पीछे पड़ते हैं। इधर अरीना में सेंचुरी का दरवाजा खुलते ही उस बुड्ढे नेल्सन की तो हवा ही टाइट हो जाती है। वो सबको चीख चीख कर भागने के लिए कहता है, पर तभी वहाँ शेडो गार्डन की एंट्री हो जाती है। एलेक्सिया वहाँ आती है और नेल्सन के गार्ड को गाजर मूली की तरह काट के रख देती है। वो उस बुड्ढे को पकड़ती है और सीधा पोर्टल के अंदर ले जाती है। अब जहाँ फ्री की ट्रिप मिल रही हो वहाँ एलेक्सिया और रोज क्यों पीछे रहे। अब वो दोनों भी बिना टिकट के उस जादुई दरवाजे के बंद होने से ठीक पहले उसके अंदर कूद जाते हैं। सेंचुरी के अंदर पहुँचने के बाद एल्फा सबको एक ऐसा इतिहास का कड़वा सच बताती है जो दुनिया से छुपाया गया था। वो बताती है कि जिसे दुनिया महान हीरो ओलिवर मानता है, जिसने डायब्लो को खत्म किया था, वो असली में कोई हट्टा कट्टा मर्द नहीं बल्कि एक लड़की थी और उसकी शक्ल बिल्कुल एल्फा जैसी थी क्योंकि वो एल्फा की ही पूर्वज थी। कल्ट ऑफ डियाब्लो वाले कोई साधु संत नहीं थे बल्कि वो एक नंबर के लालची और पागल साइंटिस्ट थे। उन्होंने अनाथ बच्चों पर डीमन के सेल्स डालकर भयानक एक्सपेरिमेंट किए जिससे वो बच्चे मॉन्स्टर बन गए। उन्होंने ओलिवर का इस्तेमाल किया, डीमन डायब्लो का बायां हाथ काटकर सील किया और उस हाथ से बीट्स ऑफ डायब्लो नाम की गोलियां बनाई। ये गोलियां खाने वालों को अपार ताकत और अमरता मिलती थी और ये टकला नेल्सन उन्हीं साइंटिस्ट में से एक था। जैसे ही सच बाहर आता है वो टकला घबरा जाता है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन डेल्टा उसे सीधा छाती पे तलवार घोंपकर पानी में फेंक देती है। पर वो बुढ़ा इतनी जल्दी मरने वाला नहीं था। वो पानी से बाहर आता है और अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अपना कागेनो सेंचुरी के अंदर एक अनजान जगह पर पहुंचता है जहां उसे अरोरा विच ऑफ क्लाइमिटी जंजीरों में बंधी हुई मिलती है। कागेनो उसे आजाद करता है और अरोरा बताती है कि ये एक यादों की जेल है जहां हजारों साल पुरानी मेमोरीज कैद रहती है। यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इसके सेंटर में जाकर मैजिकल कोर को तोड़ना। सबसे बड़ी पनौती ये थी कि सेंचुरी के अंदर कागेनो का मैजिक पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है। पर अपना कागेनो तो मीशो वाला बैटमैन है, वो बिना मैजिक के ही आगे बढ़ता है। रास्ते में उन्हें कई अरोरा की यादें और ज़ॉम्बीज मिलते हैं। कागेनो बिना पलक झपकाए उन सारे ज़ॉम्बीज को धोबी घाट के कपड़ों की तरह पेल डालता है। अब टकले की पावर एक्टिवेट होने की वजह से वहाँ पावर लेवल बढ़ जाता है। इस वजह से शेडो गार्डन की लड़कियाँ अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट हो जाती है। वहाँ वो लड़कियाँ रिसर्च करने के लिए इधर उधर घूमती है और उनको एक बहुत शॉकिंग चीज पता चलती है कि शेडो गार्डन की लगभग सारी लड़कियों पर कल्ट ऑफ डियाब्लो ने एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्हें मॉन्स्टर में बदल दिया था। पर सारी लड़कियों को कुछ साल बाद हमारे कागेनो ने वापस इंसान बना दिया था। और उधर उस टकले बुड्ढे नेल्सन की एंट्री होती है। वो टकला सोचता है कि सेंचुरी के अंदर इन लड़कियों का मैजिक ब्लॉक हो चुका है, तो वो खुद को बहुत बड़ा माद्रा उचिहा समझकर अपने 100 क्लोन बना लेता है। पर भाई उसने डेल्टा को हल्के में ले लिया था। डेल्टा का बस चले तो वो इन सारे इंसानों को कच्चा चबा जाए। वो उन 100 टकलों की भीड़ को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर देती है। यहाँ नेल्सन की तो पैंट ही गीली हो जाती है। दूसरी तरफ अपना कागेनो और अरोरा एक उल्टी सीधी डायमेंशन में गिरते हैं जहाँ अरोरा की पुरानी यादें कैद हो चुकी थी। वहाँ उन्हें अरोरा का बचपन का रूप मिलता है जिस पर ज़ॉम्बीज हमला कर रहे होते हैं। कागेनो
फुल स्वेग में उन ज़ॉम्बीज़ को धोबी पछाड़ मारता है। लेकिन इस मेमोरी लूप से बाहर निकलने के लिए जो कागेनो करता है ना, वो सिर्फ अपना कागेनो ही कर सकता है। वो बिना किसी इमोशन के अरोरा के बचपन वाले इल्यूजन को ही अपनी तलवार से उड़ा देता है ताकि वो लूप टूट जाए। इसके बाद वो दोनों सेंचुरी के एकदम सेंटर में पहुंच जाते हैं। वहाँ पत्थर में एक चमकती हुई जादुई तलवार धसी हुई थी। कागेनो सोचता है अपन ही लेजेंडरी हीरो है और जाता है तलवार निकालने, पर भाई तलवार तस से मस नहीं होती। पता चलता है कि इस तलवार को सिर्फ और सिर्फ हीरो के खानदान वाले ही निकाल सकते हैं, किसी छपरी के बस की बात नहीं है ये। अब जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तो दोनों चुपचाप उसी तलवार के पास बैठकर आराम फरमाने लगते हैं। इधर वो टकला नेल्सन अल्फा से मार खा खा कर सूझ चुका है। अपनी जान बचाने के लिए वो ओलिवियर का स्टेच्यू तोड़कर असली ओलिवियर यानी एल्फा की वंशज को समन कर लेता है। एल्फा और बाकी लड़कियां देखती है कि उनका जो असली मकसद था वो पूरा हो चुका है। उन्हें पता चल चुका है कि सेंचुरी कैसे काम करती है, इसीलिए वो इस तुच्छ प्राणी से लड़कर अपना टाइम बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ने वाली। इसीलिए वो सब वहाँ से पोर्टल बनाकर खिसक लेते हैं। तभी सेंचुरी का अलार्म बजता है कि सेंटर में कोई घुसपैठिया यानी अपना शेडो घुस गया है। नेल्सन ओलिवर को लेकर सीधा सेंटर की तरफ दौड़ता है। कागेनो और अरोरा आराम कर ही रहे होते हैं कि तभी नेल्सन और ओलिवर वहाँ पर आ धमकते हैं। नेल्सन ओलिवर को कागेनो पर हमला करने का ऑर्डर देता है। यहाँ ओलिवर इतना ज्यादा तेज होती है कि कागेनो को कुछ समझ ही नहीं आता। वो कागेनो को हवा में उछालती है, दीवार में दे मारती है, पानी में डुबाती है और तो और कागेनो की स्लाइम वाली तलवार के तक टुकड़े टुकड़े कर देती है। वो कागेनो की बहुत बुरी हालत कर देती है। नेल्सन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। उसे लगता है कि कागेनो का गेम ओवर हो गया। अरोरा ये सब देखकर बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और रोते हुए नेल्सन के सामने भीख मांगती है कि प्लीज इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बस इसे मत मारो। लेकिन अपना कागेनो वो मार खाने के बाद भी नीचे से एक शैतानी मुस्कान देता है और कहता है कि अरे डायन, मुझे तेरी दया की कोई जरूरत नहीं है। कागेनो को समझ आ गया था कि ओलिवर के अंदर कोई दिल या दिमाग नहीं है, वो बस एक मशीन की तरह काम कर रही है। नेल्सन गुस्से में तिलमिला जाता है और ओलिवर को कागेनो का काम तमाम करने का ऑर्डर देता है। पर तभी ओलिवर कागेनो पर खतरनाक जानलेवा हमला करती है, जिससे कागेनो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे अब हमारे कागेनो का काम तमाम हो चुका है। नेल्सन को लगता है कि उसने इस खेल को हमेशा के लिए जीत लिया है, लेकिन कागेनो के चेहरे पर ना ही दर्द होता है ना ही डर। वो पलक झपकने से भी ज्यादा तेज रफ्तार में ओलिवर का हाथ मोड़ देता है और अपने खूंखार जबड़े का इस्तेमाल करके वो उसे बहुत बुरी तरीके से काट लेता है। वो इतना खतरनाक था कि ओलिवर के शरीर से खून का फव्वारा बहने लगता है और अगले ही पल दुनिया की सबसे ताकतवर जादुई कठपुतली हवा में राख बनकर उड़ जाती है। ये नजारा देखकर नेल्सन के पैरों में से जमीन खिसक जाती है। उसकी कांपती हुई आवाज में मौत का खौफ साफ झलकता है। वो घबराकर बोलता है कि ये पॉसिबल भी कैसे है, पूरी तलवार आर पार होने के बावजूद भी ये लड़का अभी तक अपने पैरों में कैसे खड़ा है। तभी कागेनो वो रूह कपा देने वाली भारी आवाज में बोलता है कि तलवार मेरे शरीर को छूने से ठीक 1 मिलीसेकंड पहले मैंने अपनी मैजिक एनर्जी से अपने सारे ऑर्गन्स अपनी जगह से खिसका लिए थे। ये सुनकर नेल्सन पूरी तरह बौखला जाता है। अपनी मौत को सामने खड़ा देख के वो पागलपन में सेंचुरी की पूरी ताकत को आजाद कर देता है। अरीना की जमीन फटने लगती है और देखते ही देखते वहाँ हजारों ओलिवर के क्लोन पैदा हो जाते हैं। नेल्सन पागलों की तरह कहता है मार डालो इसे, और हजारों ओलिवर अपनी तलवार के साथ कागेनो की तरफ झपटती हैं। पर कागेनो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। वो धीरे से अपनी वो आंख खोलता है जो अब तक बंद थी। अब कागेनो सिर्फ अपने एक वार से उन हजारों क्लोन की पहली लहर को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। वो आंख खोलने की वजह से कागेनो के पास अब असीमित पावर आ जाती है। कुछ देर उन क्लोन से लड़कर उसे एहसास होता है कि जब तक सेंचुरी का कोर तबाह नहीं होगा तब तक ये क्लोन बार बार आते रहेंगे। अब वो उन क्लोन से लड़ते हुए सोचता है कि अब वक्त आ चुका है आज तक का सबसे खतरनाक अटैक इस्तेमाल करने का, दुनिया को ये एहसास दिलाने का कि असलियत में शेडो क्या कर सकता है। कागेनो अपनी तलवार को सामने करता है और अपने अंदर सो रही असीमित विनाशकारी मैजिक एनर्जी को आजाद कर देता है। सेंचुरी में एक डरावनी रोशनी फैलने लगती है, हर तरफ एक जानलेवा सन्नाटा होता है और फिर कागेनो के होठ हिलते हैं। वो 3 शब्द बोलता है जो सेंचुरी के पूरे वजूद को हमेशा के लिए मिटा कर रख देते हैं।
शैडो गार्डन की लड़कियां ये सब बाहर से देख रही थी। वो पूरी तरीके से हिल जाती है ये देख के कि शैडो की पावर इतनी ज्यादा है कि पल भर में उसने इतनी पावरफुल सेंचुरी को तक राख में बदल दिया। सेंचुरी का अब अंत हो चुका है। धमाके के बाद अपना मीशो वाला बैटमैन एक जंगल में आग खोलता है और कहा सीधा अरोरा की गोद में। कागेनो फिर अपना रटा रटाया डायलॉग मारता है कि अरे वो तो मैंने अपना दिल साइड में खिसका लिया था, इसलिए मैं आखिरकार बच गया। भाई ये इंसान है या रूबिक क्यूब? जब मन किया अपने शरीर का कोई भी पुर्जा कहीं पर भी सेट कर लिया। अरोरा बेचारी फुल विदाई वाले इमोशनल जोन में आ जाती है। वो नम आंखों से कहती है मुझे तो हमेशा के लिए गायब होना ही था, पर तूने मुझे ऐसी यादें दे दी जो मैं कभी भी भूलना नहीं चाहती। इतना बोलकर अरोरा हवा में राख बनकर उड़ जाती है और अपना कागेनो बस ऐसे ही खड़ा रहता है जैसे मन में कह रहा हो चलो एक और बला टली। इधर अरीना के बाहर एलेक्सिया, रोज और बीटा की अलग ही पंचायत चल रही होती है। एलेक्सिया को फाइनली अपनी औकात का एहसास हो जाता है कि वो इस एनीमे में बिना सेल वाले रिमोट जितनी यूजलेस है, तो वो डिसाइड करती है कि अब हम तीनों मिलकर बुराई के खिलाफ एक सीक्रेट ग्रुप बनाएंगे जहाँ हम शैडो गार्डन पर भी नजर रखेंगे। अब यहाँ मजे की बात यह है कि बीटा अंदर ही अंदर हंस रही होती है क्योंकि वो तो पहले ही शैडो गार्डन की टॉप लेवल गुंडी है। लेकिन ये बात एलेक्सिया को नहीं पता होती क्योंकि जब बीटा शैडो गार्डन में नहीं होती तब वो भेष बदल कर एक नॉर्मल इंसान की तरह एक्टिंग करती है। अब इस ग्रुप में वो एलेक्सिया के साथ रहकर एलेक्सिया की ही जासूसी करेगी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शैडो को देती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ अल्फा और एप्सिलोन एक नाव में बैठकर चिल मार रही है। वो कागेनो के उस न्यूक्लियर ब्लास्ट की ऐसी तारीफ करती है जैसे कागेनो ने मोहल्ले की दीवार में सबसे बड़ा सूतली बम फोड़ दिया हो। और सबसे बड़ा पोपट तो तब होता है जब इन्हें पता चलता है कि अरोरा ही असल में डीमन डायब्लोस थी। मतलब समझ रहे हो, कागेनो ने गलती से इस दुनिया के फाइनल बॉस को ही अपने फ्री ट्रायल में ही मिटा दिया और उसे भनक तक नहीं लगी। इधर प्रिंसेस आइरिस अलग ही केरोसिन के नशे में है। वो इस बात से गुस्सा है कि शैडो गार्डन ने बहुत बड़ा धमाका करके टूर्नामेंट खेलने वाले स्टेडियम को ही मिट्टी में मिला दिया और शहर की रानी होने के बावजूद भी उसे भनक तक नहीं लगी। एलेक्सिया उसे समझा कर थक जाती है कि दीदी शैडो गार्डन वाले बहुत खतरनाक हैं, उनकी शक्तियों के सामने हम चींटी बराबर हैं। पर आइरिस का ईगो बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पर बैठा है। वो छाती ठोक कर कहती है टेंशन मत ले, तेरी बहन आने वाले बुशिंग फेस्टिवल में सबको काट के रख देगी। भाई ओवर कॉन्फिडेंस का लेवल देख रहे हो? इसे लगता है कि ये अपनी लोहे की छड़ी से उस इंसान को हरा देगी जो सुबह कुल्ला करने से पहले एटम बम थूकता है। अगर इस लड़की का 10% कॉन्फिडेंस भी मेरे पास आ जाए तो उचिहा इताची मांगेक्यू शारिंगन You are already under my gauge. अब बुशिंग फेस्टिवल का टाइम आ जाता है। ये वो अखाड़ा है जहाँ पर दुनिया भर के बाहुबली अपनी ताकत का मुजरा करने आते हैं। अपना शैडो भी सोचता है कि ये अपनी एमिनेंस इन शैडो वाली खुजली मिटाने का एक परफेक्ट मौका है। लेकिन भाई का स्वैग तो देखो, वो अपने असली रूप में नहीं बल्कि दुनिया के सबसे मरे हुए, कुपोषित और लाचार इंसान के रूप में एंट्री लेने का सोचता है, जिससे उसकी असली आइडेंटिटी भी पता नहीं चलेगी और वो अपने पिछवाड़े की खुजली भी मिटा सकेगा। अब कागेनो गामा के पास आता है भेष बदलने के लिए, जिसे देखकर उसे कोई भी 10 रुपए की भिक्षा दे दे। लेकिन वो सीढ़ियों से ऐसे मुंह के बल गिरती है जैसे तुम अपनी क्रश के प्यार में गिरते हो। कागेनो अपने इस कुपोषित अवतार में मटकता हुआ जा रहा होता है। तभी एनरोज नाम की एक प्रो फाइटर उसे रोकती है और उसे फ्री का ज्ञान देती है कि भाई तू घर जा, तेरी हड्डियां यहाँ पाउडर बन जाएगी। कागेनो उसे इग्नोर मारता है। तभी क्विटन नाम का एक सांड वहाँ पर आ जाता है। वो कागेनो को गालियां देता है और पीटना शुरू कर देता है। अब हमारा कागेनो तो ठहरा अल्ट्रा लेवल नौटंकीबाज, वो जानबूझकर पीटता है। वो जमीन पर ऐसे लेटता है जैसे मुर्गी का दौरा पड़ गया हो। वो प्रो फाइटर आकर उसे बचाती है, लेकिन जैसे ही वो पलटती है कागेनो चुपचाप खड़ा होता है और बिना खरोच के अपने खून साफ करते हुए वहाँ से निकल जाता है। अब रात का सन्नाटा होता है, हवा में अजीब सी ठंडक और भारीपन आ जाती है। वहाँ कागेनो की मुलाकात प्रिंसेस रोज से होती है। रोज की आंखों में एक गहरी उम्मीद और बेबसी साफ दिखाई देती है। वो बताती है कि उसकी शादी लॉर्ड पर्ड नाम के एक इंसान से तय कर दी गई है। रोज अपनी पूरी जिंदगी एक राजकुमारी होने के बोझ और लोगों की उम्मीदों तले घुट घुट कर जी रही होती है। वो एक ऐसी आजादी चाहती है जो उसे कभी नसीब ही नहीं हुई। वो कागेनो से पूछती है कि क्या उसे उस पर भरोसा है। कागेनो मुस्कुराकर उसके हाथ में सैंडविच थमा देता है और उसे शांत रहने का इशारा करता है। अगले दिन टूर्नामेंट का माहौल होता है जहाँ पर एक गोल्डी नाम का लीडर घूम रहा होता है। इस लेजेंड को लगता है कि वो लोगों की पावर को अपनी आंखों से नाप सकता है। वो कागेनो को देखकर हंसता है कि इसकी पावर लेवल तो सिर्फ 33 है। कागेनो का पहला मैच एक भारी भरकम पहलवान से होता है और पलक झपकते ही कागेनो उसे एक ही मुक्के में सीधा यमराज को पार्सल कर देता है।
लेकिन कहानी में एक ऐसा डार्क ट्विस्ट आता है जो सबके पैरों तले जमीन खिसका देता है। कागेनो का दोस्त दौड़ते हुए उसके पास आता है और उसे बहुत घबराते हुए बताता है कि प्रिंस रोज, वो बेचारी मासूम रोज ने अपने मंगेतर लॉर्ड पर्ड के सीने में तलवार मार दी है और वो रातों रात फरार हो गई है। कुछ देर बाद एलेक्सिया और बीटा एक कमरे में बैठी होती है जहाँ रोज के फरार होने की खबर अखबार में छप गई होती है। एलेक्सिया अपनी सहेली को बचाने के लिए बेकरार होती है, पर बीटा उसे ज्ञान देती है कि राज्य के मामले में हमें इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि रोज एक प्रिंसेस है और वो भी एक प्रिंसेस है, इसलिए इंटरनेशनल विवाद खड़ा हो सकता है। ये सुनकर एलेक्सिया का खून खोल जाता है। वो बीटा का कॉलर पकड़ लेती है। अब यहाँ बीटा की ऑस्कर लेवल एक्टिंग शुरू होती है। वो ऐसे गिड़गिड़ाकर अपनी जान की भीख मांगती है जैसे सच में वो बहुत डरी हुई हो। एलेक्सिया उसे धमकाती है कि अगर तूने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुझे जमीन में जिंदा जला दूंगी। आखिर में दोनों रोज को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक साथ काम करने का फैसला करते हैं। इधर अपना कागेनो भेस बदलकर टूर्नामेंट की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसकी टक्कर वॉर गॉडेस बीट्रिक्स से हो जाती है, जिसे मैं बीट बुलाऊंगा। जब उसका चेहरा खुलता है तो वो बिल्कुल एल्फा की तरह ही लग रही होती है। असल में ये एल्फा की रिश्तेदार है। बीट अपनी भतीजी एल्फा को ढूंढ रही होती है और उसे कागेनो से एल्फा की महक आती है। कागेनो को चेक करने के लिए अचानक वो अपनी तलवार कागेनो की तरफ घुमा लेती है। अब अपना भाई तो एक्टिंग का उस्ताद है। वो ऐसे डर कर जमीन पर गिरता है जैसे वो कोई आम और कमजोर इंसान हो। बीट यानी बीट्रिक्स को लगता है कि ये तो कोई साधारण सा लड़का है। वो उसे उठाकर माफी मांगती है और आगे बढ़ जाती है। अब अरीना में शुरू होता है असली नंगा नाच। अब हमारे कागेनो का सामना उस महान कभी ना हारने वाले लेजेंड गोल्डी से होता है। गोल्डी अपने फुल एटीट्यूड में अपना सबसे खतरनाक पावर ड्रैगन अटैक करता है। पूरा अरीना सुनहरी रोशनी से चमक उठता है। गोल्डी अपनी पूरी ताकत से कागेनो की तरफ दौड़ता है। मौत कागेनो के सामने खड़ी होती है, लेकिन तभी कागेनो को जोर से छींक आ जाती है और भाई साहब उसे एक छींक के प्रेशर से गोल्डी का पावर ड्रैगन पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और गोल्डी उड़ता हुआ सीधा अरीना के बाहर जाकर उल्टे मुंह गिरता है। बिना एक उंगली उठाए सिर्फ अपनी नाक की हवा से कागेनो ने उस लेजेंड की इज्जत का फालूदा मिल्क शेक बना दिया होता है। पब्लिक और वहाँ बैठी प्रो फाइटर एंड्रोस की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इधर वीआईपी स्टैंड में अलग ही बवाल चल रहा होता है। प्रिंसेस आइरिस के बगल में रोज का वही खड़ूस मंगेतर लॉर्ड पर्ड आकर बैठ जाता है। आइरिस उसे देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि रोज ने इसे तो खंजर मार दिया था, तो फिर ये साला इतना जल्दी ठीक कैसे हो गया। वो बेशरम वहाँ बैठकर आइरिस के राज्य की बेइज्जती करता है, लेकिन जो रोज का बाप था, जो कि राज्य का राजा है, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि रोज के मंगेतर ने राजा पर कुछ जादू टोना कर दिया है, क्योंकि राजा हर बात पर हाँ ही बोल रहा था, दूसरा कुछ भी वो बात ही नहीं कर रहा था। यहाँ अगले मैच में कागेनो का सामना उसी सांड क्विंटिन से होता है। कागेनो पलक झपकने से पहले ही उसे ढो डालता है और कागेनो मजे मजे में ही मैच जीत जाता है। मैच के बाद कागेनो अंधेरी टनल से गुजर रहा होता है, तभी एंड्रोस उसका रास्ता रोक लेती है। वो कागेनो के सामने शो ऑफ करने के लिए अपनी गर्दन बिल्कुल कागेनो की स्टाइल में क्रैक करती है, ये जताने के लिए कि वो भी कागेनो की तरह ही प्रोफेशनल है। लेकिन अपना मीशो वाला बैटमैन उसे घास तक नहीं डालता। वो बिना कुछ बोले एकदम इग्नोर मारकर वहाँ से मटकते हुए निकल लेता है। वहाँ रोज टनल में किसी इंसान को अपनी तलवार से घायल कर देती है। वो चाहती तो वो उसे पूरी तरह मार सकती थी, पर वो उसे नहीं मारती। अब वो वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन कागेनो अपने कमरे में होता है, तभी उसका बेवकूफ दोस्त दरवाजा पीटते हुए अंदर आता है और बताता है कि प्रिंसेस रोज अब एक वांटेड क्रिमिनल बन चुकी है। उसका दोस्त बहुत एक्साइटेड होकर उसको समझाता है कि अगर हमने रोज को ढूंढ लिया तो हम अरबोपति हो जाएंगे। पर अपना कागेनो, जिसे दुनियादारी से कोई घंटा भी मतलब नहीं, उसे सिर्फ अपनी एमिनेंस इन शैडो वाली फैंटेसी जीनी है। इस बात को सुनकर अंदर ही अंदर खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अब अपनी ताकत दिखाने का एक और बहाना मिल चुका है। अपनी दोस्त को ढूंढने के लिए एलेक्सिया और बीटा एक अजीब सी टनल में पहुंच जाते हैं। उनको कहीं से तो ये इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि यहाँ शायद उसकी दोस्त मिल सकती है। इधर प्रिंसेस रोज की हालत एकदम खराब है। वो राजधानी के नीचे बनी अंधेरी टनल में छुपते छुपते भाग रही है, और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि कल रात को जब वो अपने राजमहल में थी, तब उसे अचानक महसूस होता है कि उसके पापा को किसी ने मैजिक करके अपने कब्जे में ले लिया है, और तुरंत उसे ये एहसास हो जाता है कि उसके फादर को वश में करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका अपना ही मंगेतर है। इसके अलावा जितने भी राज दरबार के लोग हैं वो सारे मिले हुए हैं, और उसका मंगेतर कल्ट ऑफ डियाब्लो का मेंबर है। वो उसे तलवार से वार करती है, पर सारे राज दरबार के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उस पर ये झूठा आरोप लगा देते हैं कि उसने लालच के चक्कर में उसके मंगेतर पर तलवार चलाई है, पर असलियत में वो तलवार उसे ज्यादा लगी भी नहीं होती। यही याद करके रोज बहुत दुखी हो जाती है। उसके सीने में गहरा घाव है, खून बह रहा है। दरअसल उसे एक अजीब प्रकार का वायरस हो चुका है और वो दर्द से तड़प रही है। अब
उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। वो खुद को कोस रही होती है कि काश वो इतनी कमजोर न होती और वो अपने पिता को बचा पाती। दर्द के मारे उसकी जान निकल रही होती है, लेकिन तभी उस खौफनाक अंधेरे और सन्नाटे में एक बहुत खूबसूरत पियानो की धुन गूंजने लगती है। रोज उस धुन का पीछा करती है और देखती है कि सामने खुद लॉर्ड शैडो बैठकर पियानो बजा रहा होता है। यहाँ कागेनो को शैडो गार्डन के जासूस से पूरी सच्चाई पता चल गई होती है कि रोज बेकसूर है और उसकी करंट लोकेशन भी पता चल जाती है। शैडो उससे पूछता है, क्या तुम अपने लोगों के लिए लड़ना चाहती हो? रोज रोते हुए कहती है कि वो अपने राज्य और पिता को बचाना चाहती है। शैडो बिना कुछ बोले अपनी जादुई ताकत से पलक झपकते ही रोज का वो जानलेवा वायरस एकदम ठीक कर देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो रोज के अंदर अपनी असीमित डार्क पावर ट्रांसफर कर देता है। रोज को ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कोई ज्वालामुखी फट गया हो। शैडो उसे अपना बदला लेने का हुक्म देता है और वहाँ से अचानक गायब भी हो जाता है। तभी वहाँ कल्ट ऑफ डियाब्लो के गुंडे रोज को मारने आ जाते हैं, लेकिन अब रोज पहले वाली कमजोर राजकुमारी नहीं रही। वो शैडो की दी हुई ताकत से उन सारे गुंडों को एक ही झटके में कीड़ों मकड़ों की तरह कुचल के रख देती है। रोज भाग रही होती है कि सामने एलेक्सिया और बीटा आ जाती है। एलेक्सिया गुस्से में रोज को पूछती है कि उसने अपने मंगेतर को क्यों मारा, लेकिन रोज उन्हें इस खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वो कुछ नहीं बताती। एलेक्सिया का ईगो हर्ट हो जाता है और वो अपनी तलवार निकाल के रोज पर हमला कर देती है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। एलेक्सिया को लगता है कि वो जीत जाएगी, लेकिन रोज के पास अब शैडो की पावर है। वो एलेक्सिया के हर एक वार को ऐसे रोकती है जैसे वो माद्रा उचीहा हो और आखिरकार वो एलेक्सिया को हरा देती है और एलेक्सिया को वो बीटा को थमा देती है। रोज वहाँ से जानने लगती है। बीटा बस मजे ले रही है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि रोज अब लॉर्ड शैडो के शैडो गार्डन का हिस्सा बन चुकी है। कुछ देर बाद कागेनो अपने घर जा रहा होता है, लेकिन वहाँ उसकी खुखार बहन पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। दरअसल कई दिनों से वो अपनी बहन से बच रहा था और छुप छुप के उसकी नजरों में नहीं आ रहा था, लेकिन फाइनली आज वो रंगे हाथों पकड़ा जाता है और अब वो अपनी बहन के हाथों से नहीं बच सकता। हमारा नल्ला कागेनो जब घर पहुंचता है तब उसकी बहन छुट्टियों में घर ना आने के जुर्म में कागेनो की गर्दन दबोच लेती है। कागेनो के मुंह से झाग निकलने लगता है और उसकी आत्मा शरीर को छोड़ने ही वाली होती है कि वो कसम खाता है कि वो सुधर जाएगा। तब जाकर क्लेयर उसे छोड़ती है और बुशिंग फेस्टिवल का एक VIP टिकट उसे जबरदस्ती देकर कहती है, मेरा मैच देखने आना वरना सच में तुझे काट दूंगी। अब बुशिंग फेस्टिवल शुरू हो जाता है। कागेनो VIP स्टैंड में पहुँच तो जाता है, पर वहाँ इतने अमीर लोग देखकर उसे महसूस होता है कि उसके बैकग्राउंड कैरेक्टर का ओरा माइनस हो रहा है। वहाँ उसकी अगली वाली सीट पर और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस आइरिस बैठी होती है। कागेनो का बैकग्राउंड कैरेक्टर वाला ईगो हर्ट हो जाता है कि ये राजकुमारी मुझसे क्यों बात कर रही है। आइरिस उससे पुरानी बातों के लिए माफी मांगती है, पर हमारा कागेनो तो ठहरा अल्ट्रा लेजेंड। वो आइरिस को बताने लगता है कि कैसे एलेक्सिया उसे कुत्ता बनाकर लकड़ियाँ और सिक्के फेंक कर खिलवाती थी। ये कुत्ते वाली बात सुनकर वहाँ बैठे लोग और आइरिस का पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है। कागेनो वहाँ बोर होकर बहाना मार के खिसक लेता है। रास्ते में उसे वॉर गॉडेस बीट्रिक्स यानी अल्फा की रिश्तेदार मिल जाती है। बीट्रिक्स कागेनो को सूंघकर पूछती है कि क्या तुमने मेरे जैसे दिखने वाली मेरी भतीजी को देखा है? तुमसे वैसी ही महक आ रही है। पर हमारा कागेनो ऐसी ऑस्कर विनिंग एक्टिंग करता है कि बीट्रिक्स को भी उल्लू बनाकर वहाँ से कट लेता है। अब अरीना में माहौल एकदम सीरियस हो जाता है। कागेनो यहाँ अपना फेस बदल कर आया होता है। वहाँ कागेनो का सामना एंड्रोज से होता है। एंड्रोज अपने फुल कॉन्फिडेंस में अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करती है, पर कागेनो इतना तेज होता है कि उसका एक भी वार उसे छू भी नहीं पाता। वो घबराहट में अपनी मैजिक पावर भी एक्टिवेट कर लेती है, पर इससे भी कागेनो को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। आखिर में बड़े आराम से कागेनो उसे हरा देता है। VIP स्टैंड में बैठे लॉर्ड पर्ड और आइरिस की आंखें फटी की फटी रह जाती है। कागेनो के बाहर जाते वक्त एंड्रोज उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन? कागेनो एकदम भारी और खौफनाक आवाज में डायलॉग मारता है कि मैं बस एक बेवकूफ हूँ जिसने ताकत के पीछे सब कुछ छोड़ दिया है। इसके बाद आइरिस का मैच होता है। आइरिस भी अपनी पूरी जादुई ताकत निकाल कर अपने ओपोनेंट को एक ही झटके में राख कर देती है और साबित कर देती है कि वो मिडगार्ड की असली शैतान है। टूर्नामेंट के बाद कागेनो अपने मस्त ख्याली पुलाव पका रहा होता है। वो सोचता है अब मैं फाइनल में आइरिस को हराऊंगा, मेरा काम यहाँ खत्म हुआ ऐसा बोलकर गायब हो जाऊंगा, एकदम एपिक लगेगा। वो अपने एमिनेंस इन शैडो वाली फैंटेसी का फुल मजा ले रहा होता है कि तभी उसके पीछे राक्षसी मौत की आवाज आती है। उसकी बहन क्लेयर वहाँ खड़ी होती है और पूछती है तूने मेरा मैच देखा ना? और यही कागेनो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दुनिया भर की नौटंकी करने और एमिनेंस इन शैडो बनने के चक्कर में वो अपनी बहन का मैच देखना ही भूल गया होता है। कागेनो मन में सोचता है कि डीमन से तो मैं बच जाऊंगा, पर इस शैतान जैसी बहन से कैसे बचूंगा।
इसके अगले दिन कागेनो मस्त वीआईपी सीट पर कॉफी पी रहा होता है। तभी आइरिस वहाँ आकर उसके पास बैठ जाती है। माहौल एकदम शांत होता है, लेकिन तभी वहाँ वॉर गॉडेस बीट्रिक्स अपनी तलवार के साथ एंट्री मारती है। वहाँ बैठे लोग उसे देखकर एकदम सुन्न पड़ जाते हैं। बीट्रिक्स वहाँ आकर खुलेआम कहती है कि अगर इस टूर्नामेंट में सच में कोई पावरफुल है तो वो बस कागेनो है। वहाँ खड़े बाकी नेट्स को लगता है कि बीट्रिक्स मजाक कर रही है, पर कागेनो को मन ही मन समझ आ जाता है कि बीट्रिक्स की नजर बहुत ज्यादा तेज है। बीट्रिक्स को देखकर ही पता लग गया था कि कागेनो इस टूर्नामेंट का सबसे पावरफुल इंसान है। इधर महल के एक अंधेरे कमरे में खौफनाक साजिश चल रही होती है। लॉर्ड पर्ड ने ओरियाना के राजा यानी प्रिंसेस रोज के पिता को खतरनाक मेडिसिन देकर अपने पूरे कंट्रोल में कर लिया होता है। राजा सिर्फ अब जिंदा लाश बन चुका है जो पर्ड के इशारों पर नाचता है। पर्ड का प्लान है कि वो इस राजा का इस्तेमाल करके मिडगार्ड के राजा की हत्या करवा दे ताकि दोनों राज्य के बीच में एक महायुद्ध हो जाए। दूसरी तरफ कागेनो की बहन का मैच चल रहा था, पर अगला मैच कागेनो का था। इस वजह से वो चुपचाप निकल लेता है क्योंकि उसे भेस बदलना था। अब अगला मैच आइरिस और अपने कागेनो के बीच में होता है। कागेनो यहाँ अपना भेस बदल कर आया होता है। आइरिस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरती है। आइरिस अपनी तलवार पर हाथ रखती है और हमला करने की सोचती ही है कि अगले पल उसे अपनी कटी हुई गर्दन हवा में उड़ती हुई दिखती है। ये कोई असली हमला नहीं बल्कि मौत का वो खौफनाक इल्यूजन होता है जो कागेनो के सिर्फ सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदलने से पैदा होता है। आइरिस समझ जाती है कि इस इंसान की स्ट्राइकिंग रेंज मौत का कुआं है। वो अपनी पूरी जादुई ताकत इकट्ठा करके एक खूंखार हमला करती है, लेकिन उसको रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क ही नहीं दिखाई देता। उसका दिमाग ये देख ही नहीं पाता कि क्या सच है और क्या नहीं। कागेनो ने अपनी तलवार तब बाहर भी नहीं निकाली थी। वो बिना कुछ सोचे अपनी तलवार से कागेनो पर जानलेवा हमला करती है, पर कागेनो हवा से भी तेज रफ्तार में उसका वार डोज करता है। बिना कोई तलवार निकाले आइरिस की गर्दन दबोचता है और उसे जमीन पर पटक देता है। आइरिस की सारी ताकत धरी की धरी रह जाती है। दूसरी तरफ ऐशो आराम से भरे वीआईपी स्टैंड के पीछे एक घिनौनी और खूनी खेल चल रहा होता है। प्रिंसेस रोज अपना भेस बदलकर किसी तरीके से इस नर्क में पहुंच जाती है। जैसे ही वो अंदर पहुंचती है, सामने का नजारा उसका खून खोला देता है। उसका जालिम मंगेतर लॉर्ड पर्ड ओरियाना के बीमार राजा यानी रोज के पिता को एक खतरनाक मेडिसिन की बेड़ियों में जकड़कर अपनी बेजान कठपुतली बनाकर बैठा होता है। अपनी पिता की ये दर्दनाक दुर्दशा देखकर रोज का सब्र टूट जाता है और वो किसी शेरनी की तरह पर्ड पर झपट पड़ती है, लेकिन वो जालिम पर्ड अपनी जान बचाने के लिए खुद राजा को ही ढाल की तरह आगे कर देता है। अब रोज के सामने एक ऐसा भयानक चुनाव होता है जो किसी भी बेटी की रूह कपा दे। अपने राज्य को इस जालिम पंजों से बचाने और अपने पिता को इस कठपुतली जैसी जिंदगी से आजाद कराने उस बेबस बेटी को रोते हुए अपनी ही तलवार अपने ही पिता के सीने के आर पार उतारनी पड़ती है। खून से सनी वो तलवार और जमीन पे गिरती अपने पिता की लाश। ये मंजर रोज को अंदर से खोखला कर देता है। दर्द से चीखती हुई रोज खुद को सजा देने के लिए अपनी ही तलवार अपनी गर्दन पर रख लेती है, खुद को ही खत्म करने के लिए। लेकिन पर्ड के गार्ड उसे बंदी बनाने उस पर झपट पड़ते हैं। लेकिन तभी वहाँ राक्षसी मौत का दूसरा नाम कागेनो वहाँ पर आ धमकता है। वो गार्ड्स को प्रिंसेस की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ने देता। उसी पल वहाँ मौजूद सारे लोगों की सांसें थम जाती है जब उनके सामने ये खौफनाक सच आता है कि अब तक जो कमजोर सा इंसान लड़ रहा था असलियत में वही गॉड ऑफ डार्कनेस शैडो है। उसे देखते ही रोज के दिमाग में बचपन की एक याद किसी बिजली की तरह चमक उठती है। उसे एहसास होता है कि जिस लड़के ने उसे बचपन में गुंडों से बचाया था, जिसे वो आज तक अपने दिल में अपना इकलौता हीरो मानती है, वो और कोई नहीं बल्कि हमारा शैडो है। ये सच पता चलते ही मौत के मुंह में खड़ी रोज की आंखों में चमक लौट आती है और जीने की एक नई उम्मीद जग जाती है। शैडो उसे एहसास दिलाता है कि उसके मरने का वक्त अभी नहीं आया है। इस नई आग के साथ रोज वहाँ से भाग निकलती है। उसका बौखलाया मंगेतर उसे रोकने के लिए पागलों की तरह झपटता है, पर अगले ही पल राक्षसी मौत की तरह शैडो उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। घबराया हुआ पर्ड अपने सैनिकों को चीख चीख कर बुलाने की कोशिश करता है, पर उसे नहीं पता कि शैडो गार्डन की टीम ने बिना कोई आवाज किए सारे गार्ड्स को पहले ही मौत की नींद सुला दिया होता है। वहाँ पूरा माहौल कब्रिस्तान जैसा बन चुका है। मौत को बिल्कुल अपने सामने देख पर्ड दहशत में चीख पड़ता है। उसकी चीख सुनते ही बीट्रिक्स बिजली की तेजी से शैडो पर हमला कर देती है। दोनों की भारी तलवार भयानक आवाज के साथ आपस में टकराती है। इस खतरनाक झटके का फायदा उठाकर बुज़दिल पर्ड वहाँ से भाग निकलता है। यहाँ बीट्रिक्स और शैडो की टक्कर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि वो कांच तोड़कर सीधा छत पर आ जाते हैं और अब दोनों अपनी पूरी गोडली ताकत लगाकर एक दूसरे पर तलवार बरसाने लगते हैं। वहाँ आइरिस की नजर शैडो पर पड़ गई थी। उसने अपनी आंखों से देख लिया था कि जिसने उसे बहुत गंदी तरीके से हराकर उसकी बेइज्जती की थी, वो इंसान और कोई नहीं बल्कि शैडो होता है। उसने ही आइरिस के शहर पर बहुत बड़ा धमाका किया था। ये सच समझते ही आइरिस गुस्से से पागल हो उठती है और अपनी तलवार कस के पकड़ते हुए कसम खाती है कि अब वो इस शैडो को पूरी तरह मिटा कर ही दम लेगी। यहाँ
शैडो और बिट्रिक्स के बीच पूरी ताकत और खौफनाक स्पीड से भयानक टक्कर चल रही होती है। लेकिन बिट्रिक्स की ये खतरनाक स्पीड शैडो के सामने एक मजाक लगती है। वो बिल्कुल रिलैक्स खड़ा होता है और पलक झपकते ही गायब होकर बिट्रिक्स के पीछे से वार कर देता है। बिट्रिक्स अपनी जान पर खेलकर मुश्किल से उस हमले को रोक पाती है। शैडो मजे लेते हुए आराम से दूर चला जाता है, पर बिट्रिक्स जैसे पलटती है शैडो फिर मौत की तरह उसके पीछे खड़ा होता है। बिट्रिक्स पूरी तरह बौखला जाती है। अगले ही सेकंड शैडो फिर गायब हो जाता है और अपनी तलवार से ऐसा जोरदार वार करता है कि बिट्रिक्स दूर हवा में जाकर गिरती है। बिट्रिक्स का दिमाग सुन पड़ जाता है कि इतनी खुखार पावर होने के बावजूद भी वो शैडो के सामने एक बच्चे की तरह बेबस क्यों है। लेकिन तभी शैडो के पीछे राक्षसी मौत बनकर आइरिस आ धमकती है। उसके हाथों में शहर की सबसे खुखार एंशिएंट आर्टिफैक्ट तलवार होती है। उस तलवार के आगे आज तक कोई भी नहीं टिका। वो अपनी पूरी पावर एक्टिवेट करती है और तलवार से एक भयानक आग उठती है, जिसे देखकर शैडो भी एक पल के लिए हैरान हो जाता है। आइरिस घुमाकर वो आग सीधा शैडो पर मारती है, पर शैडो पलक झपकते ही गायब होकर आइरिस के ही पीछे आ जाता है। आइरिस बौखलाकर पलटती है और फिर से एक जानलेवा वार करती है। उसे लगता है कि उसने शैडो का खेल खत्म कर दिया, पर अगले ही पल उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि शैडो मौत के साये की तरह अभी भी ठीक उसके पीछे ही खड़ा होता है। तभी बिट्रिक्स शैडो पर जानलेवा हमला कर देती है और आइरिस भी अपनी भयानक मैजिकल तलवार के साथ उस पर टूट पड़ती है। पूरे शहर के बीचों बीच इन तीनों के बीच बिजली की रफ्तार से एक खौफनाक जंग छिड़ जाती है। एक तरफ बिट्रिक्स और आइरिस के खतरनाक वार होते हैं, पर शैडो उन दोनों के पूरे ताकत वाले हमलों को सिर्फ अपनी मामूली लोहे की रोड से रोक लेता है। ये देखकर दोनों के पसीने छूट जाते हैं। वो तीनों फिर एक दूसरे से झपटते हैं और उनकी इस राक्षसी टक्कर से शहर की कई इमारतें चकनाचूर हो जाती है। लड़ते लड़ते ये खूनी खेल एक चलती ट्रेन के छत पर आ पहुंचता है, जहां आइरिस और बिट्रिक्स दोनों एक साथ शैडो का घमंड तोड़ने के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ बेबस और टूटी हुई रोज के सामने एल्फा एक शर्त रखती है कि अगर तुम्हें तुम्हारा राज्य बचाना है तो तुम्हें शैडो गार्डन में आना ही पड़ेगा। ये सुनते ही रोज की आंखों के सामने अपनी पिता की लाश तैर जाती है। उसके पिता के मरने के कारण अंदर ही अंदर उसका दिल खून के आंसू रो रहा होता है। अपनी राज्य की खातिर वो अपना सारा जज्बात मार देती है। रोज अपने भारी मन से शैडो गार्डन का हाथ थाम लेती है। उधर ट्रेन की छत पर इन तीनों की भयानक लड़ाई अभी भी चल रही होती है। अपनी पूरी जान झोंकने के बाद भी ये तीनों मिलकर शैडो को एक खरोच तक नहीं दे पाती। शैडो बड़े मजे से इन दोनों को ही अपने इशारों पर नचवा रहा होता है और पानी उछालकर उसी के बीच से इन दोनों पर खौफनाक अटैक कर रहा होता है। ये देखकर आइरिस बौखला जाती है और अपनी तलवार से शैडो पर भयानक फ्लेम बरसाने लगती है, पर शैडो तो पहले से ही वहाँ से टेलीपोर्ट हो चुका होता है। आइरिस चिल्लाकर फिर से आगे बढ़कर हमला करती है, पर शैडो उसे जोरदार लात मारकर उसे सीधा पानी में फेंक देता है। उसके गिरते ही बिट्रिक्स तुरंत आकर शैडो पर अपनी तलवार से लगातार अंधाधुंध हमले करने लगती है और इधर आइरिस पानी से बाहर निकलती है। लड़ते लड़ते ये खूनी जंग शहर की सबसे ऊंची छत पर पहुंच जाती है। शैडो हमेशा की तरह पीछे से मौत बंद कर आता है, पर इस बार आइरिस उसके पीछे आकर अपनी नसों का सारा खून जलाकर अपना सबसे विनाशकारी फ्लेमिंग पंच सीधा शैडो के सीने में उतार देती है। धमाका इतना खतरनाक होता है कि हवा भी जलने लगती है। आइरिस को लगता है कि उसने इस राक्षस को मार गिराया, पर जब धुआं हटता है तो आइरिस की रूह कांप जाती है। इतने खुखार वार के बाद भी शैडो एक पत्थर की तरह सीना तान के खड़ा होता है। तभी आसमान को चीरते हुए बिजली कड़कती है। आइरिस बौखलाकर पागलों की तरह झपटती है, पर शैडो की एक लात उसे कचरे की तरह दूर फेंक देती है। ये देख बिट्रिक्स अपनी मैजिक स्पीड से समय को चीरते हुए बिजली की तेजी से वार करती है, पर गॉड ऑफ शैडो के लिए समय भी एक खिलौना है। शैडो हवा में ही बिट्रिक्स को उठाता है और उसे इतनी बेरहमी से जमीन पर पटकता है कि पूरी छत के पर खच्चे उड़ जाते हैं। अगले ही पल मिडगार्ड की इन दोनों महान वॉरियर का घमंड मिट्टी में मिल जाता है। शैडो अपने भारी जूतों के नीचे इन दोनों को एक कीड़े की तरह कुचल कर खड़ा हो जाता है। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, शैडो ने उनका पूरा वजूद ही मिटा दिया होता है। आखिरकार शैडो उन पर तरस खाकर वहाँ से मुड़ता है, पर अपनी कुचली हुई इज्जत और खून के आंसुओं के साथ आइरिस जमीन से ही गुर्राती है। तुम बच नहीं सकते, पूरे मिडगार्ड ने तुम्हें देख लिया है, अब तुम भागकर जाओगे कहाँ? और तब खामोशी को चीरते हुए शैडो पलटता है और कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। भागो? कौन भाग रहा है? कहाँ भाग रहा है? और क्यों?
और पलक झपकते ही ये दोनों शेडो के एक खौफनाक बैरियर में कैद हो जाती है। शेडो साक्षात मौत बनकर उनके ठीक ऊपर मंडराता है और अपनी रूह कपा देने वाली आवाज में कहता है, खेल खत्म, अब मुझे सीरियस होना पड़ेगा। अब शेडो अपने उस विनाशकारी सुप्रीम अल्टीमेट काइनेटिक अटैक को आजाद करने का फैसला करता है। पल भर में वहाँ की हवा का दबाव बदल जाता है। ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होने वाला है कि इस अटैक से पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल सकता है। Atomic. लेकिन तभी शेडो उन दोनों के साथ मजाक कर देता है। वो कोई अटैक करता ही नहीं है, बल्कि पलक झपकते ही धुएं की तरह गायब हो जाता है। जब आयरिस देखती है कि कोई तबाही नहीं हुई और शेडो उन्हें जिंदा छोड़कर जा चुका है, तो उसका बचा कुचा दिमागी संतुलन भी पूरी तरह टूट जाता है। अपनी इस भयानक बेइज्जती पर वो घुटनों के बल गिरकर पागलों की तरह फूट फूट कर रोने लगती है। उधर पर्ड अपने बॉस के सामने अपनी हार पर रो रहा होता है और बीट्रिक्स भी आयरिस को छोड़कर निकल जाती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये होती है कि ये पूरा टूर्नामेंट शेडो की बहन ने जीत लिया होता है और अपना कागेनो पूरी दुनिया को हिलाने के बाद अगले दिन एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह मजे से स्कूल जा रहा होता है। लेकिन असली दर्द रोज की कहानी में है। एल्फा उसे एलेक्जेंड्रिया नाम के शहर में लाती है। रोज ने अभी भी कागेनो के प्यार की आखिरी निशानी, वो बर्गर का कवर, सीने से लगाया होता है, पर खूंखार ट्रेनर लेमडा बिना रहम के उसके शाही कपड़े और वो कवर फाड़ के फेंक देती है और उसे कहती है, आज से तेरा कोई अतीत नहीं, तू सिर्फ नंबर 666 है। और उस फटे हुए कवर के साथ रोती हुई रोज की पुरानी जिंदगी हमेशा के लिए दफन हो जाती है। तो भाइयों, सीजन 1 का ये भोकाल यहीं पर खत्म होता है। पर अगर तुम्हें लग रहा है कि शेडो ने अपनी पूरी औकात दिखा दी है, तो तुम सबसे बड़ी गलतफहमी में हो। सीजन 1 तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था। अगली वीडियो में इतनी खतरनाक चीजें होने वाली है कि तुम्हारे दिमाग के चीथड़े उड़ जाएंगे। अपना कागेनो सिर्फ दुश्मनों को जमीन पर नहीं पीटेगा, वो उन्हें कूटते कूटते सीधा अंतरिक्ष में ले जाएगा। सोचो, अंतरिक्ष में जब वो गॉड लेवल धमाका करेगा तो क्या भयंकर तबाही मचेगी। अगले वीडियो में कागेनो दुनिया का सबसे बड़ा घपला करेगा, अपनी ही शेडो आर्मी से खुद ही भिड़ जाएगा। तो अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं सीजन 2 जल्दी ही लाऊंगा और सीजन 2 की स्क्रिप्ट पहले ही लिख चुका हूँ मैं, इसीलिए अच्छा रिस्पॉन्स आया तो जल्दी ही आ जाएगी अगली वीडियो। अगर आपको जानना है कि एक ऐसा इमोर्टल लड़का जिसको कोई भी मार नहीं सकता, वो एक ऐसी लड़की से मिल जाए जो कि इतनी अनलकी है कि उसके बस छूने से ही कोई भी इंसान 2 सेकंड के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तो अगर आपको ये स्टोरी में इंटरेस्ट है तो आप मेरी ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं।